वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक समराइज क्लास है रिले के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ द जनरेटर के बारे में पढ़ा था कि जनरेटर में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है और उन दिक्कतों को हम किस तरीके के साथ में डील करेंगे और उनको डील करने वाले जो रिले होते हैं उन रिलेज के क्या क्या नाम होते हैं। वो सारे नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, अब आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है उस ट्रांसफार्मर में दिक्कतें क्या क्या आ सकती है और उनको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अब देखो समझिए, ट्रांसफार्मर में और एक जनरेटर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अब वो बहुत बड़ा अंतर ये है कि जनरेटर जो होता है ना बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही कोयल होती है। इस तरीके से मान लो आपने एक फेज बनाया तो सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, स्टार कनेक्टेड हो सकता है या डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है, करेक्ट है। अब इसके मान लो इस फेज में कोई सम करंट जा रही है, मान लो आई ऑफ ए जा रही है, तो आगे पूरे के पूरे में आपकी करंट आई ऑफ ए ही रहने वाली है। ओके, मतलब इसमें टर्न रेशियो नहीं पाया जाता। किसमें पाया नहीं जाता? जनरेटर में। परफेक्ट है ना। तो जनरेटर में नहीं होता है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं किसके ऊपर, ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके ऊपर? ट्रांसफार्मर। अब देखो भाई, हम लोगों ने मैंने जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिले है जो इंटरनल फॉल्ट्स की बात करता है, किसकी बात करता है? इंटरनल फॉल्ट्स की बात करता है। आप जानते हो कौन है? कौन है भाई? डिफरेंशियल रिले है। कौन है? डिफरेंशियल रिले है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल रिले को एक ट्रांसफार्मर के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद में आगे की कहानियां देखेंगे। अब समझना, देखो ध्यान से। अगर मान लो केस नंबर 1, एक एक चीजों को ध्यान से समझना। मैं ट्रांसफार्मर में सारे केस लूंगा कि कितने फॉल्ट आ सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। केस नंबर 1 मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो इंटरनल फॉल्ट आ जाए। कौन सा फॉल्ट बोला? इंटरनल फॉल्ट आ जाए। अब ये फॉल्ट कैसा है? जैसे कि आप लोगों के बैलेंस, अनबैलेंस, SLG, ट्रिपल L, मतलब आपकी वाइंडिंग जो है वो टच होके खराब हो जाए, जल जाए। ओके, दो वाइंडिंग एक दूसरे से टच हो जाए, वाइंडिंग टूट के बॉडी से टच हो जाए। तो जैसा जनरेटर में जितने फॉल्ट होते थे, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में जो पढ़ा था, सारे के सारे उन्हीं फॉल्ट्स की बात हम यहां पे करने वाले हैं। सेम बिहेवियर यहां पे भी हमारा रहने वाला है। अब देखिए और समझिए चीजों को। देखो अगर मान लो सिस्टम में कोई इंटरनल फॉल्ट आ जाए तो सीधी सी बात है सर, इंटरनल फॉल्ट को अगर हम दूर करेंगे तो वो दूर करते हैं हम किससे? डिफरेंशियल रिले से। किससे दूर करते हैं बेटा? डिफरेंशियल रिले से। अब ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर अगर डिफरेंशियल रिले आया तो मैं इंटरनल फॉल्ट्स को दूर कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज को थोड़ा सा समझिए। जैसे क्या है कि अगर मैं एक ट्रांसफार्मर की बात करूं बेटा, तो ट्रांसफार्मर में दो तरह के कनेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं समझो भाई। मान लो मैंने एक वाइंडिंग बना दी यहां पे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। एक वाइंडिंग बना दी मैंने यहां पे कुछ इस तरीके से। बिकॉज ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा इंसान है जिसमें आपके दो साइड होते हैं, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। मान लो ये आपकी प्राइमरी साइड है। अब ये कैसी कनेक्टेड है आप भी देख रहे हो, ये इधर जाके इधर जाके इधर जाके, सबके न्यूट्रल एक जगह है। और इसको आप चाहो तो ग्राउंड भी कर सकते हो। इट मींस इट्स ए स्टार। कौन सा है ये? स्टार कनेक्शन है। परफेक्ट है। अब अगर मान लो मैंने सेकेंडरी साइड भी एक कनेक्शन बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर सेकेंडरी साइड जो कनेक्शन है वो भी कैसा है? स्टार कनेक्शन है। समझना ध्यान को, ये भी कैसा है? स्टार कनेक्शन। सपोज दैट मैंने बोला कि सपोज दैट इसका टर्न रेशियो कुछ भी मान लेता हूं मैं, मान लो 1:A। 1:A इसका क्या है? कोई टर्न रेशियो है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जो सब स्टेशन पे जो जनरेटर वो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका मतलब अगर यहां वोल्टेज V है तो इन वाइंडिंग के एक फेज पे वोल्टेज आपका A टाइम्स ऑफ V आने वाला है, बिकॉज दिस ट्रांसफार्मर इज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करेक्ट है। इसको भी मान लो मैंने क्या कर दिया है? ग्राउंड कर दिया है। तो दिस इज माई पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, है ना, बोलने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके, अब देखो
क्या कहानी होने वाली है? सर मुझे इसको करना है प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट करना है इसके इंटरनल फॉल्ट्स को, और वो किसकी हेल्प से करना है? डिफरेंशियल रिले की हेल्प से करना है। अब डिफरेंशियल रिले हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या करना है। अब देखो पहले तो ये पोटेंशियल की चीज को और समझ लीजिए कि अगर मान लो यहां पे मेरी करंट, अगर मान लो यहां से मेरी करंट फ्लो होती है और वो करंट अगर मेरी कितनी है? I है, तो यहां पे जाने के बाद में वो करंट कितनी हो जाएगी? तो वोल्टेज A टाइम्स बढ़ रहा है तो करंट A टाइम घट जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहां पे करंट मान लेते हैं A टाइम्स ऑफ I, तो यहां पे जाके आपकी करंट कितनी रह जाएगी? I रह जाएगी। अब देखो यहां करंट में चेंज आ रहा है, लेकिन किसकी वजह से आ रहा है बेटा? टर्न रेशियो की वजह से आ रहा है। क्या इस चेंज को आप फॉल्ट बोलोगे? क्या इसको हम फॉल्ट बोलेंगे? नहीं सर, ये तो हमारे ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है। क्या करता है कि टर्न रेशियो के हिसाब से वोल्टेज और करंट ने क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो इसको क्या आप फॉल्ट बोल सकते हो क्या? नहीं भाई, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। मतलब डिफरेंशियल रिले को आप लोगों ने ऐसा सेट करना है कि वो इस चीज को फॉल्ट ना माने। परफेक्ट है। अब क्या करना है भाई? डिफरेंशियल रिले है तो क्या करना पड़ेगा? हर एक फेज पे आपको क्या लगानी पड़ेगी? वाइंडिंग, जैसा कहां लगाया था? ट्रांसफार्मर में। तो एग्जैक्टली वही काम करो कि ट्रांसफार्मर में जैसे हम लोगों ने तीनों फेज के ऊपर क्या किया था? एक एक वाइंडिंग लगा दी थी। मान लो एक वाइंडिंग ये हो गई आर फेज पे, ये वाई पे हो गई, और ये मान लो आपकी आर वाई बी हो गया। करेक्ट है। अब एक तो यहां पे है, न्यूट्रल पे देखना नहीं है, कहां देखना है? दूसरी वाइंडिंग में। भाई दो अलग अलग है ना, दोनों पे चेकआउट करना पड़ेगा। ये तो बीच वाला काम हो गया पूरा, ये तो अंदर का सिस्टम है। ओके, तो अनदर वन हम चेक करेंगे, तो वो चेक करेंगे हम कहीं यहां पे, ये हमारी है प्राइमरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग। अब देखो अगर मान लो मैंने इसको यहां पे चेकआउट किया, तो दिस इज माई फर्स्ट कॉइल, दिस इज माई सेकेंड कॉइल एंड दिस इज माई थर्ड कॉइल, और इन तीनों को मैंने एक साथ कर दिया, ये कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो ये आपके दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए। कौन से? मैंने डिफरेंशियल रिले को यूज में लिया, तो ये करंट ट्रांसफार्मर यहां लगा दिए तीनों फेजों पे, ये करंट ट्रांसफार्मर मैंने यहां लगा दिया। दैट इज माई CT करंट ट्रांसफार्मर एंड दैट इज माई ऑल्सो CT करंट ट्रांसफार्मर। सपोज दैट इसका टर्न रेशियो 1:k है, मतलब यहां पे टर्न रेशियो कितना है? 1:k है। सपोज दैट इसका भी टर्न रेशियो कितना है? 1:k है। अब देखो बेटा, अगर यहां पे टर्न रेशियो 1:k रहा, यहां पे करंट आई गई, तो यहां से जो करंट आएगी, मान लो ये फेज है, I ऑफ A फेज है, ये यहां पे ये B फेज है, और यहां पे ये C फेज है। समझ में आ गई कहानी? ओके, और इन सब को मैंने इंक्लूड कर दिया। भाई कैसा होता है हमारा डिफरेंशियल रिले? कुछ ऐसा ही होता है। यहां पे एक कॉइल होती है, क्या नाम होता है बेटा उसका? रेस्ट्रिक्टिंग कॉइल। परफेक्ट है, ये कॉइल है। एंड इसके अलावा एक कॉइल और पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉइल। तो आप आई थिंक आप लोग इसका ओरिएंटेशन, डायग्राम और बिहेवियर तो जान ही चुके होंगे, क्योंकि डिफरेंशियल रिले को काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना बेटा? अब देखो अगर यहां से I ऑफ A करंट आई, तो ये 1:k का क्या है? ट्रांसफार्मर है। मतलब प्राइमरी साइड अगर 1 करंट जाएगी तो अगली सेकेंडरी वाइंडिंग में k टाइम्स ऑफ आएगी। करेक्ट है? तो यहां से जो करंट बाहर निकलेगी, वो करंट कितनी बाहर निकलेगी? k टाइम्स ऑफ I ऑफ A। बताओ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ये k टाइम्स ऑफ I ऑफ B, ये k टाइम्स ऑफ I ऑफ C। तो ओवरऑल करंट जो आप लोगों ने यहां पे मिलनी है सर, वो k टाइम्स ऑफ I ऑफ A प्लस I ऑफ B प्लस I ऑफ C मिलने वाली है। क्या इस सिस्टम के अंदर मैंने कहीं पे भी कोई फॉल्ट को कंसीडर किया है? क्या नहीं किया है? क्या कोई कंसीडर किया है? नहीं किया है। ठीक है ना? ओके, परफेक्ट है। तो अगर कंसीडर नहीं किया है तो क्या इसमें कुछ करंट होनी चाहिए क्या? भाई इधर से इधर इसमें जो आपकी I0 करंट होती है, सपोज दैट ये N0 टर्न्स है, ये जानते हो NR/2 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो यहां से इसमें कोई करंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंटरनल कोई भी फॉल्ट नहीं आया है। तो समझिए भाई A फेज से सेकेंडरी से जो करंट निकले वो भी k टाइम्स ऑफ I ऑफ A होना चाहिए। अब यहां पे करंट कितना है? A इंटू I है। कितना है? A इंटू I है। अगर आप 1:k का रेशियो लोगे तो यहां पे आने वाली जो करंट रहेगी, यहां पे जो आने वाली करंट रहेगी वो k टाइम्स ऑफ A ऑफ I के बराबर रहने वाली है। बताओ रहेगी या नहीं रहेगी? क्लियर है? तो आप दो काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पहला काम, भाई आपको k टाइम्स ऑफ I ऑफ A चाहिए थी, तो पहला काम तो ये कर सकते हो कि आप इस टर्न रेशियो को k बाई A ले सकते हो,
या आप इस वाले टर्न रेशियो को अगर इसको 1:k ले लिया तो इसको आप 1:ak ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको 1:ak लोगे तो यहां पे आने वाली करंट AKI मिलेगी आपको, है ना। तो यहां पे आप a टाइम्स और लगा सकते हो कि AK एंड दिस वैल्यूज। अब यहां पे अगर आप लोगों ने 1:k ले लिया तो AK आ जाएगा, I ऑफ A आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से तीनों करंट जुड़ के आप लोगों ने यहां मिलेगी और उस करंट की वैल्यू भी कितनी रहेगी, यही रहेगी AK टाइम्स ऑफ I ऑफ A प्लस I ऑफ B प्लस I ऑफ C। परफेक्ट है। तो ये हो जाएगा A इंटू K टाइम्स ऑफ I ऑफ A प्लस I ऑफ B प्लस I ऑफ C। आई होप ये क्लियर रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ बेटा, इधर से भी उतनी ही करंट आ रही है सर, इधर से भी उतनी ही आ रही है, तो I0 में जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब आप लोगों ने एक ध्यान और रखना है। क्या ध्यान रखना है, समझिए। जब हम लोग डिफरेंशियल रिले को जनरेटर के ऊपर लगाते हैं तो डिफरेंशियल रिले के दोनों करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो एग्जैक्टली सेम होता है। कैसा होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। बट अगर उसी डिफरेंशियल रिले को अगर हम जनरेटर के ट्रांसफार्मर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो अगर एक करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो 1:k है तो दूसरे का ट्रांसफार्मर रेशियो 1:ak होगा। जहां पे ये जो A है ये आपके ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो है। समझ में आई कहानी या नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है। बिकॉज विदाउट फॉल्ट के करंट्स को मुझे क्या बनाना था, इक्वल बनाना था। अब समझ गए बेटा, यही बात मुझे समझानी थी, इसलिए ये पूरा मैंने डायग्राम बनाया था। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन केस ऑफ जनरेटर दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, बिकॉज ट्रांसफार्मर का खुद का क्या होता है, टर्न रेशियो होता है। वो खुद करंट और वोल्टेज के लेवल को क्या करता है, अप्स एंड डाउन करता है। दैट्स वाई अगर एक का 1:k है तो दूसरे का 1:a टाइम्स ऑफ k लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये सिस्टम में फॉल्ट बराबर करेगा, सिस्टम में इक्वल करंट को क्या करेगा, कंसिडर करेगा। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसके अंदर फॉल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल बेटा, मैं भी कह रहा हूं कि इसके अंदर क्या आ सकते हैं, फॉल्ट आ सकते हैं। भाई कई तरह के फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी तरह के फॉल्ट होंगे, लाइक दैट योर बैलेंस फॉल्ट हो गया, अनबैलेंस हो गया, ट्रिपल एल हो गया, SLG हो गया, LLG हो गया, ठीक है ना। जितने भी फॉल्ट है उनके ऊपर जैसा आपका जनरेटर का बिहेवियर था, एग्जैक्टली वैसा का वैसा बिहेवियर ही किसका रहने वाला है, ट्रांसफार्मर का रहने वाला है। तो वो चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे क्या खास चीज है और क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। देखो, ये कहानी पूरी समझ में आ गई आपको, इसको मैं हटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल फॉल्ट को डिफरेंशियल रिले से डिफरेंशिएट करेंगे और टर्न रेशियो कुछ इस तरीके से पाया जाएगा। क्लियर है। ओके, अब चलो, ये तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। बड़ी सिंपल सी बात थी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम था नहीं, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं मेन परेशानी के ऊपर कि ट्रांसफार्मर के साथ में मेन जो परेशानी आती है वो मेन परेशानी क्या आती है। देखो, अब भाई डिफरेंशियल रिले की एक कहानी, यहां से एक पॉइंट हमें समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 1 क्या समझ में आ गया, ओके, द टर्न रेशियो, ठीक है ना, द टर्न रेशियो ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर, द टर्न रेशियो ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज, ओके, ऐसे लिखो, इफ द टर्न रेशियो ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर एट प्राइमरी साइड is 1:k, then secondary side, then its secondary side, then turn ratio से लिखो, then turn ratio at secondary side is 1:ak, ठीक है ना। यहां क्या लिखोगे, where 1:a is the ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो। क्लियर है। जहां पे 1:a आपका क्या है, ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो पाया जाता है। तो डिफरेंशियल रिले की एक खास बात हमें समझ में आ चुकी है। अब देखो, इंपॉर्टेंट यहां पे एक बात और है, क्या है बेटा, समझना। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, देखो,
भाई ट्रांसफार्मर जो होता है इसके एक ही तरह के कनेक्शन नहीं होते हैं, कई सारे तरह के कनेक्शन पाए जाते हैं। जैसे भाई अगर मान लो आपका ट्रांसफार्मर, मान लो मैंने बोला ये आपकी प्राइमरी साइड है और मैंने बोला ये आपकी सेकेंडरी साइड है, परफेक्ट है। क्या क्या हो सकता है सर? प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड दोनों स्टार कनेक्टेड हो सकते हैं, दोनों तरफ स्टार कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। या मैंने बोला कि प्राइमरी साइड आपका कनेक्शन डेल्टा हो सकता है एंड सेकेंडरी साइड भी आपका कनेक्शन डेल्टा हो सकता है। इट मींस प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड कनेक्शन दोनों कैसे हैं? सेम है, ठीक है ना। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ये कनेक्शन है आपके सेम कनेक्शन। क्लियर है कि नहीं है? ओके। अब अगर मान लो ये भी तो हो सकता था कि प्राइमरी साइड आपका कनेक्शन स्टार रहे, सेकेंडरी साइड आपका क्या हो जाए? डेल्टा हो जाए। या प्राइमरी साइड आपका कैसा रहे? डेल्टा रहे और सेकेंडरी साइड कैसा हो जाए? स्टार हो जाए। अब समझना बेटा दो चीजों को, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम नहीं है। कैसा है? डिफरेंट है। कैसा है बेटा? डिफरेंट है। आपको भी दिख रहा है कैसा है? डिफरेंट है। भाई यहां पे ये दोनों जैसा प्राइमरी साइड है वैसा ही सेकेंडरी साइड है। इन दोनों केस में डिफरेंस है। अगर प्राइमरी स्टार है तो सेकेंडरी डेल्टा, अगर प्राइमरी डेल्टा है तो सेकेंडरी स्टार है। सर इनसे हमें क्या मिलने वाला है? देखो बेटा मैं आपको एक छोटी सी लाइन समझाना चाह रहा हूं, समझिए। जैसे मैंने बोला कि मानो मेरे पास एक करंट है I1 और वो कुछ ऐसी है कि सपोज दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज 10 एंड एंगल इज 30 डिग्री, ओके। एंड एक करंट मैंने और नाम दिया, मैंने बोला I2, मैंने बोला सपोज दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज 10 एंड एंगल इज 5 डिग्री। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों करंट सेम है? क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि I1 इक्वल्स टू I2 है या नहीं है? अरे क्या बोल सकते हो क्या ऐसा? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सर अगर मैं इसको फेज में प्लॉट करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो मान लो मैग्नीट्यूड तो सेम है, एंगल 30 है, तो मान लो अगर I1 यहां आएगा तो इसका एंगल 5 है, तो I2 आपका यहां आएगा, तो क्या ये दोनों सेम है या नहीं है? आप बोलोगे सर सेम तो नहीं है, अलग अलग है, एक अलग डायरेक्शन में है, एक अलग है। बिल्कुल क्लियर है ना भाई? मैग्नीट्यूड ही सेम होने से कुछ नहीं होता है, फेज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब दीज करंट आर नॉट इक्वल। मैं बोलूंगा सर ये इक्वल नहीं है बिकॉज दोनों के एंगल कैसे हैं? अलग अलग है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आ जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्टर कैसे आ जाता है समझिए भाई। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर प्राइमरी साइड कनेक्शन स्टार है और सेकेंडरी साइड भी कनेक्शन अगर कैसा है? स्टार कनेक्शन है। समझना, अगर प्राइमरी साइड कनेक्शन स्टार है, सेकेंडरी साइड कनेक्शन स्टार है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर फेज की बात करूं, किसकी बात करूं? एक पर्टिकुलर फेज की। यहां कुछ मैग्नीट्यूड मान लो टर्न रेशियो मैंने ले लिया इनका 1:a ले लिया। तो पहले केस को समझते हैं, समझना जरा ध्यान से। मान लो इसके एक फेज में करंट यहां पे a × I है, तो यहां पे करंट जो होगी वो होगी I अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो। अब इस टर्न रेशियो को तो कौन मैनेज कर लेता है? डिफरेंशियल। कैसे मैनेज कर लेता है? अभी समझ लिया कि एक का अगर 1:k है तो दूसरे का टर्न रेशियो 1:a टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। मतलब ये मैग्नीट्यूड को तो इक्वलाइज करके रखेगा। लेकिन यहां भी स्टार है, यहां भी कैसा है? स्टार है। तो अगर मैं बोलूं किसकी बात करूं? फेज डिफरेंस की। किसकी बात करूं बेटा? फेज डिफरेंस की। तो करंट्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस पाया जाएगा क्या? नहीं सर, कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, इधर भी स्टार इधर भी स्टार, तो क्या कोई फेज डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। यहां देखो, यहां भी डेल्टा यहां भी डेल्टा, तो क्या कोई फेज डिफरेंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो अब इन चीजों को ध्यान से समझो कि इन केस में आपका जो फेज डिफरेंस होता है, किसकी बात करूं मैं? फेज डिफरेंस की। समझना ध्यान को, यहां पे फेज डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है? दोनों केस में 0 मिल रहा है। अब देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं कि हम लोगों को ट्रांसफार्मर के साथ में हम एक और ट्रांसफार्मर यूज में ले रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं हम डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो बेटा प्राइमरी साइड भी करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सेकेंडरी साइड भी करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसकी भी 3 वाइंडिंग होने वाली है, उसकी भी 3 वाइंडिंग होने वाली है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट है। तो सर करंट ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है वो भी तो स्टार हो सकता है, डेल्टा हो सकता है। अरे भाई 3 वाइंडिंग है ना उसके पास भी, प्राइमरी साइड भी, सेकेंडरी साइड भी उसके पास 3 वाइंडिंग है, तो वहां भी कनेक्शन स्टार हो सकता है या कैसा हो सकता है? डेल्टा हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो यहां तो कोई परेशानी है ही नहीं क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। तो अगर कनेक्शन स्टार स्टार हुआ,
अगर कनेक्शन डेल्टा डेल्टा हुआ, सही बात है। तो अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्शन हुआ तो जैसा कनेक्शन ट्रांसफार्मर का होता है वैसा का वैसा कनेक्शन ही करंट ट्रांसफार्मर का होता है। मतलब स्टार के साथ में आप स्टार कनेक्टेड करोगे करंट ट्रांसफार्मर को, यहां स्टार के साथ में स्टार करोगे, यहां डेल्टा के साथ में डेल्टा करोगे, यहां भी डेल्टा के साथ में क्या करोगे, डेल्टा कनेक्शन करोगे। किसका कनेक्शन? करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। समझ में आई कहानी? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ना। तो करंट ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? करंट ट्रांसफार्मर की। तो आई कैन से कि मेरा करंट ट्रांसफार्मर जो होगा वो आपका प्राइमरी साइड कैसा होगा और सेकेंडरी साइड कैसा होगा। अगर मैं पहले केस की बात करूं तो प्राइमरी साइड स्टार कनेक्टेड, सेकेंडरी साइड भी स्टार कनेक्टेड। अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूं तो प्राइमरी साइड भी डेल्टा कनेक्टेड, सेकेंडरी साइड भी डेल्टा कनेक्टेड। जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका एग्जैक्टली वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन ही किसका रहने वाला है? करंट ट्रांसफार्मर का रहने वाला है। ये कहानी समझ में आ गई होगी। ओके, लेकिन यहां दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखो, स्टार से जा रहा है डेल्टा, डेल्टा से जा रहा है स्टार। तो पहली चीज तो आप अच्छे से जानते हैं कि स्टार से अगर डेल्टा में जाता है तो अगर यहां फेज पे करंट, भाई ये करंट जो होती है वही लाइन करंट या फेज करंट कहलाती है। अगर यहां करंट आई है तो यहां पे ये करंट I/√3 हो जाती है। मतलब मैग्नीट्यूड में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। ये टर्न रेशियो की वजह से नहीं आ रहा है, ये √3 वाला चेंज किसकी वजह से आता है? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जो स्टार से डेल्टा में हो रहा है। दूसरी चीज, अगर स्टार से डेल्टा में जाते हो या डेल्टा से स्टार में जाते हो तो फेज में डिफरेंस पाया जाता है। कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो फेज डिफरेंस इन दोनों के केस में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का फेज डिफरेंस पाया जाएगा। अब सोचिए कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री का फेज डिफरेंस पाया जाएगा स्टार से डेल्टा में जाते हुए या डेल्टा से स्टार में जाते हुए। ओके, तो यहां थोड़ा स्पेस कम बचा है तो मैं पहले यहां दोनों लिख देता हूं, उसके बाद उनको हम समझ लेंगे। ठीक है? ओके, अब देखो ये दोनों हम लोगों को समझने हैं। एक भी समझा दूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, जब कनेक्शन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हो, स्टार टू डेल्टा हो या डेल्टा टू स्टार हो, तो एक चीज याद रखना। क्या चीज याद रखोगे? जैसा कनेक्शन यहां है इसका अपोजिट कनेक्शन हम लोगों ने करंट ट्रांसफार्मर में करना है। मतलब अगर यहां स्टार है तो करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड हम रखेंगे कैसा? डेल्टा। अगर यहां सेकेंडरी साइड में डेल्टा है तो करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड हम कैसा रखेंगे? स्टार रखेंगे। क्लियर है? क्यों रखेंगे अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अगर यहां डेल्टा है तो करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड हम रखेंगे कैसा? स्टार। अगर यहां स्टार है तो इसका सेकेंडरी साइड हम कैसा रखेंगे? डेल्टा रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के डिफरेंशियल रिले के और आपके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के कुछ इस तरह के कनेक्शन हम लोगों ने करने पड़ते हैं। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो दिक्कत क्रिएट होगी। अब देखो, पहले में और दूसरे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। दिक्कत है यहां पे, इन दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जरा ध्यान से और समझिए। इनको मैं हटा दूं, थोड़ा स्पेस क्रिएट करना है भाई, हटा दूं। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप ये लाइन आप लोगों ने लिख ली होगी। ठीक है? ओके, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं चीजों को। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं। ओके, पॉइंट नंबर 1 आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, तो दैट्स द अनदर पॉइंट। समझिए, सपोज दैट पहला कनेक्शन मेरा कैसा है? स्टार कनेक्शन। ठीक है, किसी भी एक की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कुछ ऐसा है बेटा। प्राइमरी साइड सपोज दैट ये स्टार है और यहां से आप कहां जाने की कोशिश कर रहे हो? डेल्टा में जाने की कोशिश कर रहे हो। कनेक्शन इज लाइक दिस, स्टार। और यहां से सेकेंडरी साइड, ये हो गया आपका प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड आपका कनेक्शन कैसा है? डेल्टा है। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, दैट इज माई सेकेंडरी साइड। किसी भी कोई भी एक फेज पकड़ लो इसका। सपोज दैट ये इसका फेज है ए, इसका ये वाला फेज है मान लो ए। ठीक है, अब भाई इसमें क्या होगा कि अगर करंट यहां पे फेज करंट I ऑफ A है तो यहां भी जो करंट रहने वाली है वो करंट आपकी कितनी रहेगी? I ऑफ A रहेगी। मतलब यहां पे फेज करंट और लाइन करंट दोनों एग्जैक्टली कैसी होती है? सेम होती है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर रही होगी। क्लियर है? ये फेज A है, ये B रहेगा, ये C रहेगा। तो यहां से अगर लाइन करंट निकलेगी तो इसको आप बोलोगे I ऑफ AB, यही बोलते हैं। सही बात है। अगर यहां पे फेज में कुछ करंट रही, जैसे मान लो यहां पे I ऑफ A करंट है
मान लो इसका टर्न रेशियो है, टर्न रेशियो इसका कुछ भी ले लो, मान लो इसका 1:a का क्या है, टर्न रेशियो है, ठीक है, 1:a का ट्रांसफार्मर का क्या है, टर्न रेशियो है। तो अगर यहां करंट I ऑफ A है तो इसके फेज में करंट कितनी रही होगी, तो आप बोलोगे कि सर इसका A टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब I ऑफ A डिवाइड बाई A हो जाएगा। देखो इस A से कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इस A का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, लाइन में लिखवा चुका हूं कि करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो हम लोगों ने किस तरीके लेना है। ओके, अब यहां पे आ गया, अब यहां से अगर मैं आउटसाइड की करंट देखूंगा, लेकिन यहां पे आउटसाइड में जो करंट जा रही है वो I ऑफ A ना होके कितनी है, I ऑफ AB है। इट मीन्स इट्स लाइन करंट। जो आउटसाइड जाती है वो कौन सी करंट होती है, लाइन करंट होती है। भाई फेज में तो करंट यहां भी इतनी है, फेज में करंट यहां भी इतनी है, यहां करंट कितनी जा रही है, इतनी जा रही है। क्लियर है, बिकॉज यहां फेज करंट जो होती है और लाइन करंट जो होती है वो अलग अलग होती है। अब आप करंट ट्रांसफार्मर लगाते हो जो कहां लगाते हो, यहां लगाते हो ना बेटा, यहां लगाते हो ना बेटा, यहां लगाते हो, यहां लगाते हो, यहां लगाते हो, यहां लगाते हो, यहीं लगाते हो ना, बाहर की तरफ लगता है। सही बात है कि नहीं है भाई, इसके अंदर तो नहीं लगेगा ना, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर ही घुसा दो, ऐसा तो होगा नहीं, यहां लगेगा। मतलब वो किसको कंसीडर करेगा, वो कंसीडर करेगा लाइन करंट को। तो क्या लाइन करंट में कोई चेंज आया है क्या, देखो जरा, अगर मैं इसका बिहेवियर बनाऊं, एक ही जगह बनाऊंगा पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको बनाऊं तो सर ये कुछ ऐसा है कि मान लो I ऑफ A मेरा यहां है, दिख रहा होगा यहां तक, ठीक है, I ऑफ B मेरा यहां है, कितना फेज डिफरेंस है, 120 डिग्री, मैग्नीट्यूड सेम है। I ऑफ C मेरा यहां है, ठीक है ना। दीज आर द फेज करंट एंड लाइन करंट ऑल्सो बिकॉज इट्स ए स्टार कनेक्टेड। लेकिन अगर मैं डेल्टा को बनाऊं, अगर मैं डेल्टा को बनाऊं तो पहली वाली लाइन में बनाऊंगा तो ये I ऑफ AB है। इट मीन्स अगर इसको मैं ओपन करूं तो दैट इज माई I ऑफ A माइनस ऑफ I ऑफ B है, I ऑफ A माइनस I ऑफ B है। समझ में आ गई कहानी, बिल्कुल परफेक्ट है। I ऑफ A माइनस I ऑफ B है, I ऑफ A मेरा यहां है, I ऑफ B मेरा यहां है, तो माइनस I ऑफ B बनाऊंगा तो ये कहीं यहां जाके बनेगा कुछ इस तरीके से, दैट इज योर माइनस ऑफ I ऑफ B। अब I ऑफ A को और माइनस IB को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा। भाई मान लो इसका मैग्नीट्यूड है I ऑफ M, इसका भी मैग्नीट्यूड है मान लो कितना I ऑफ M, ये पूरा 120 डिग्री था तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसके मिड में होते हुए आपका रिजल्टेंट मिलेगा, दैट इज योर I ऑफ AB, और ये एंगल कितना रहेगा, ये वाला एंगल दैट इज योर 30 डिग्री। कितना रहेगा बेटा, 30 डिग्री। बताओ रहेगा कि नहीं रहेगा, सही बात है। और आप जानते हो कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, एंगल 60 डिग्री है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो √3 टाइम्स ऑफ IM हो जाएगा। मतलब I ऑफ AB जो आप लोगों ने मिला है वो मिलेगा आपको √3 टाइम्स ऑफ I ऑफ M विद एंगल 30 डिग्री। अब आप बेटा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ मुझे जरा ध्यान से और सावधानी से बताओ, टर्न रेशियो A है, ठीक है ना, तो यहां से यहां जाएगा तो ये डिवाइड बाई AB हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये √3 कहां से आया, ये 30 डिग्री कहां से आया बेटा, ये आया है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जो स्टार से आप डेल्टा में गए हो ना, जो स्टार से आप डेल्टा में गए हो, उस स्टार से डेल्टा की वजह से √3 आया है और क्या आया है 30 डिग्री आया है। समझ गए। अब इस √3 और 30 अगर आया तो बेटा करंट ट्रांसफार्मर तो ये समझ लेगा ना कि ये तो अलग हो गई करंट, डिफरेंस आ गया, वो तो रिले को ऑपरेट करवा देगा। तो आपको क्या करना है, इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। अब कंपनसेट कैसे करूं ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर करंट ट्रांसफार्मर में भी मैंने यही काम किया कि यहां मैंने ले लिया स्टार तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, स्टार से स्टार, और यहां ले लिया मान लो मैंने क्या डेल्टा। अब डेल्टा वाला क्या सोचेगा, सोचो, यहां डेल्टा लोगे, इससे इसको कनेक्ट करोगे, वापस से यहां पे लाइन पे करंट आएगी, फिर से वही फेज में जाएगी, डिफरेंस तो बरकरार बना रहेगा। डिफरेंस में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, कैसे आएगा, अरे भाई यहां रहेगा यहां रहेगा, तो करंट ट्रांसफार्मर भी ऐसे ही करेगा, ये भी ऐसे ही करेगा, तो डिफरेंस क्लियर नजर आ रहा है। तो सर क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए भाई, मान लो ये पॉइंट है, यहां से आप इधर इतना चले गए, आपको तो यहीं आना है, तो यहां से वापस रिवर्ट आना पड़ेगा ना, उल्टा करना पड़ेगा। तो स्टार से डेल्टा गए तो ये चेंज आ गया, तो आप क्या करो, डेल्टा से स्टार चले जाओ। समझ गया, आ गया। मतलब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन रख लो कैसा, डेल्टा, और यहां पे कॉन्फ़िगरेशन कैसा कर दो, स्टार कर दो। समझ में आएगा। तो अगर मैं डेल्टा से स्टार में जाता हूं, आप जानते हो अगर मैं डेल्टा से स्टार में जाता हूं तो यहां पे आप लोगों की जो करंट है वो भाई यहां पे लाइन करंट I ऑफ A हो जाएगी, तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो आ जाएगा आपका IM डिवाइड बाई √3 और विद एंगल -30। मतलब इसका जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है।
समझ गए? यहां पे आई ऑफ एम ये मैग्नीट्यूड, भाई क्या करेगा, डेल्टा से स्टार जाओगे तो मैग्नीट्यूड में √3 का डिवाइड आ जाएगा, एंगल में -30 हो जाएगा, तो वापस से आपका जो करंट मिलेगा वो आप लोगों को आई ऑफ एम विद एंगल कितना मिल जाएगा, 0 डिग्री मिल जाएगा। क्या ये कहानी आप लोगों ने समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ मुझे। समझ में आया? एंगल में डिफरेंस कैसे आया, 30 डिग्री का डिफरेंस कैसे आया, और उसको हम लोगों ने कंपनसेट कैसे किया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि करंट ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हमेशा और हमेशा आप लोगों के पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। और ये केस कब होता है, ये जब होता है जब आप लोगों के पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट हो, मतलब स्टार से डेल्टा हो या डेल्टा से स्टार हो। ठीक है, तो स्टार की जगह हम कनेक्ट करेंगे डेल्टा साइड और डेल्टा की जगह हम करेंगे स्टार कनेक्टेड। समझ में आया? तो मैंने जो टेबल बनाई वो टेबल आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी, उसका ध्यान रखना, और ये आप लोगों ने पूरा समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो ट्रांसफार्मर की एक ये दिक्कत थी, उस दिक्कत को हम हमारे डिफरेंशियल रिले से किस तरीके से खत्म करते हैं ये आप लोगों ने समझ में आना चाहिए। तो केस 1 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबके क्लियर है ये कहानी? ओके, क्या बोलोगे कि सर अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन पाया गया स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा तो करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन भी स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा ही होगा। ओके, बट अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुआ स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार, है ना, तो करंट ट्रांसफार्मर का जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टार टू डेल्टा के लिए डेल्टा स्टार होगा और डेल्टा स्टार के लिए स्टार डेल्टा होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि मैग्नीट्यूड में √3 का चेंज और फेज डिफरेंस में 30 डिग्री आ रहा है, इसको कंपनसेट करने के लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन यूज में लेना पड़ेगा। क्लियर है कहानी? ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगले केस पे, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है भाई, पहले केस से हम लोग निपटे, डिफरेंशियल हमारा ट्रांसफार्मर था, उसको हम लोगों ने डिफरेंशियल रिले को यूज में लेना था। जो दिक्कतें आई उन दिक्कतों को हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो भाई, इंटरनल फॉल्ट्स थे उनको तो हम रिमूव कर ही लेंगे क्योंकि डिफरेंशियल रिले आ गया हमारे पास में, परफेक्ट है। ओके भाई, अब देखो चीजें कुछ अलग और डिफरेंट थिंग। हमारे ट्रांसफार्मर के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब क्या दिक्कत होती है उस चीज को थोड़ा सा आप समझिए। देखो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी रिले की, अगर आप लोगों को याद है, ठीक है ना, तो पहली क्लास में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी और वो मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेशन की। मैंने ये बोला था कि रिले के पास में एक क्वालिटी होनी चाहिए और वो क्वालिटी ये होनी चाहिए कि ये आपके एक फॉल्ट में, किसमें, एक फॉल्ट में और एक डिस्टरबेंस में क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कि ये जस्ट डिस्टरबेंस है, इसके लिए ट्रिप नहीं होना है, ये सिस्टम को परेशान नहीं करेगा, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। सही बात है। और एक फॉल्ट है कि नहीं यार ये फॉल्ट है, ये जल्दी से खत्म नहीं होगा, इसके लिए तो रिले को ट्रिप करना ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो रिले के पास डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, ये मैंने आपको फर्स्ट डे ही पहली क्लास में बताया था। क्लियर है कि नहीं है? ओके, अब समझिए। अब देखो ये डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी जो होती है वो कैसे काम करती है, क्या 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 प्रॉपर्टी हमें डालनी पड़ती है, समझो। केस नंबर 2, केस नंबर 2 दैट इज योर इनरश करंट। नाम सुना है? नाम सुना है? इनरश करंट। ये क्या नाम सुना है या नहीं सुना है आप लोगों ने? पहले तो ये बताओ मुझे, इनरश करंट क्या होती है, क्यों होती है, क्या रीजन होता है? क्या ये बात आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी है? सुनी होगी, अच्छे से सुनी होगी। समझिए, इनरश करंट ट्रांसफार्मर में क्यों पाई जाती है, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? देखो बेटा, ट्रांसफार्मर जो होता है वो कुछ ऐसा सर्किट होता है कि यहां से आप लोग एक इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो। क्या देते हो बेटा? इलेक्ट्रिकल इनपुट, ठीक है ना। फिर ये आ गया यहाँ पे कोयल, यहाँ पे होती है कोर, और यहाँ पे आउटपुट जो होता है वो भी आपका एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट ही होता है कि नहीं होता है बताओ? बट अंदर का जो काम होता है, इसके अंदर जो काम हो रहा है कोर में, वाइंडिंग में, वो सब जो काम करता है वो काम करता है आपका कौन? मैग्नेटिक फील्ड। कौन करता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। करता है कि नहीं करता है बताओ? करता है ना। फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, अच्छे से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मतलब यहां से इसके अंदर जो पूरा रोल रहता है वो किसका रहता है? फ्लक्स का रहता है। अब देखो, फ्लक्स में और करंट में क्या पाया जाता है? फेज डिफरेंस पाया जाता है। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे। या वोल्टेज और फेज में क्या पाया जाता है? फेज डिफरेंस पाया जाता है। अब एक दिक्कत होती है। अब दिक्कत क्या है उस चीज को आप समझिए। आप जानते हो कि जब हम ट्रांसफार्मर को
जब हम ट्रांसफार्मर को मान लो यूज में कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वो यूज में चल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ट्रांसफार्मर को बंद कर दें, क्या कर दे, ट्रांसफार्मर को बंद कर दे, मतलब प्राइमरी साइड इनपुट देना बंद कर दे, तो सेकेंडरी साइड कोई आउटपुट मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा सर। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था, फ्लक्स था, कोर था, और कोर कैसी होती है? फेरोमैग्नेटिक कोर होती है। तो जब आप लोगों का कनेक्शन बंद हो जाता है तो फेरोमैग्नेटिक जो कोर होती है, इस फेरोमैग्नेटिक कोर के पास में कुछ फ्लक्स बंद होने के बाद में भी कोर में फ्लक्स पाया जाता है, और उस फ्लक्स को हम लोग रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। आई होप ये वर्ड आप लोगों ने सबने पहले सुना होगा, रेजिड्यू फ्लक्स या रेजिडुअल फ्लक्स, ठीक है ना? मतलब वो फ्लक्स जो बंद होने के बाद भी सिस्टम में बचा रह गया। क्लियर है कि नहीं है? कुछ फ्लक्स क्या हो जाता है? बचा रह जाता है। अब देखो दिक्कत पता है कब आती है? दिक्कत जब आती है कि मान लो आपके सिस्टम में, मान लो ये फ्लक्स है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया? जनरेटर पे सप्लाई ऑन की, वोल्टेज लगाया, तो मान लो यहां से ये आपका वोल्टेज है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही इनके बीच में एंगल जब बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, तो यहां पे जो करंट होती है वो करंट अचानक सडनली, जो इनिशियल करंट होती है ना शुरू करते ही, देखो किसी भी मशीन को शुरू करते ही जो वो करंट को ड्रॉ करता है ना, वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करता है, ठीक है ना। अलग अलग रीजन की वजह से, जैसे मोटर जो होती है उसको अपना इनिशियल स्टार्टअप देना होता है, टॉर्क लगाना पड़ता है, इसलिए लार्ज अमाउंट को करंट को, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इसका रीजन कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, आपका रेजिडुअल फ्लक्स है, क्योंकि जब बंद किया तो वो फ्लक्स कुछ था। अब वो था तो क्या मतलब है? आप ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जैक्टली तरीके से थोड़ा सा समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करो। देखो सपोज दैट ये फेरोमैग्नेटिक कोर है, जानते हो ना। अब फेरोमैग्नेटिक कोर में क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं। क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। अब मान लो रेजिडुअल फ्लक्स बच गया, तो यहां पे ये बहुत सारे मान लो क्या है? डोमेन्स है, ठीक है। मैं कुछ ही डोमेन बना देता हूं। अब मान लो वो रेजिडुअल फ्लक्स जो बचा वो किसी ना किसी साइड में तो होगा, सपोज दैट वो इस साइड में बच गया, आपका कुछ रेजिडुअल फ्लक्स ऐसे बच गया, ये मान लो आपके ऐसे हैं। मैक्सिमम तो नहीं है लेकिन कुछ तो बच गया। यहां पे अगर आप इस पे कोई सप्लाई नहीं है, अभी तक इस पे कोई भी सप्लाई नहीं है, अगर अभी मैं देखूं कि इसके ऊपर फ्लक्स कितना है, तो आप बोलोगे सर कुछ फ्लक्स तो है, और वो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में दिख रहा है, इसी फ्लक्स को हम बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। क्लियर है? ओके। अब मान लो मैंने यहां पे क्या करी? सप्लाई लगाई। क्या लगाई? सप्लाई लगाई। देखो ये हमेशा नहीं होता है, इनरश करंट हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है ना। अब मान लो मैंने यहां पे क्या लगाई? सप्लाई लगाई। अगर मैं इस साइड से यहां पे सप्लाई लगाऊंगा तो ये सप्लाई पता है क्या करेगी भाई? सप्लाई तो आप जानते हो ना, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में करने की क्या करेगी? कोशिश करेगी, ऐसे बनाने की कोशिश करेगी इसको। तो ये दोनों तो आसानी से बन जाएंगे, लेकिन इनको बनाने के लिए पहले फ्लक्स को इनको ऐसे घुमाएगा, धीरे 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 घुमाएगा। अब फाई ऑफ आर इधर है, आपको बनाना है इधर, तो पहले धीरे धीरे ये फाई ऑफ आर घट के क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद में इधर की डायरेक्शन में आपका फ्लक्स डेवलप होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? सही है। तो बेटा एक फोर्स आया, आप लोगों ने सप्लाई लगाई, अचानक फोर्स आया और इधर से अचानक अपोजिशन लगाया, तो एक तरीके से ये हो गया कि दोनों में एक तरीके से क्या हो गया? कोलाइजन हो गया। फ्लक्स ने बोला, रेजिडुअल फ्लक्स ने, मैं तो इधर हूं, सप्लाई ने बोला कि नहीं मुझे इधर करना है, एकदम से सप्लाई आई, समझ में आया? अचानक कोलिब्रेशन, कोलैप हो गया दोनों में। तो क्या होगा? अब एग्जिस्ट कौन करेगा? बिकॉज सर सप्लाई पावरफुल है, लंबे समय तक रहेगी, ये तो बेचारे हो सकते हैं ना इधर, तो इन दोनों में एकदम से कोलैप होगा और धीरे धीरे ये आपके डोमेन इधर हो जाएंगे। लेकिन जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, जब भिड़ेंगे, तो करंट को लगेगा, क्या लगेगा करंट को? कि यार मुझे अपोजिशन करने वाला कोई फैक्टर है। तो सोर्स क्या करेगा? मोर अमाउंट ऑफ, आप जानते हो ना सोर्स में कौन होता है? वोल्टेज। और वोल्टेज जो होता है ना ट्रांसफार्मर में, आप जानते हो ना वोल्टेज का एक ही काम होता है, फ्लक्स को स्टेबलाइज करना। किसमें? कोर में। सही बात है। अगर फ्लक्स स्टेबलाइज नहीं हो रहा है तो सोर्स मोर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, करंट एकदम से ज्यादा जाएगी और क्या करेगा भाई? वो फ्लक्स को एक डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगा। इसी सिचुएशन में जो इनिशियल जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, तुरंत जो एकदम से करंट जाती है जोर से, जो इस रेजिडुअल फ्लक्स को खत्म करके अपने अकॉर्डिंग फ्लक्स बनाने की कोशिश करती है, उसी करंट को हम लोग बोलते हैं इनरश करंट। क्या बोलते हैं? इनरश करंट। समझिए एक दूसरे में से टक्कर हो रही है,
है ना। तो अचानक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है और उसी करंट को हम लोग इनरश करंट बोलते हैं। समझ में आ गई बात, क्या बोलते हैं, इनरश करंट बोलते हैं। क्लियर है, ये हमेशा नहीं होती है। जैसे मान लो रेजिडुअल फ्लक्स अगर मान लो इस डायरेक्शन में नहीं होता, इसी डायरेक्शन में होता, तो जैसे ही करंट जाती क्या वो अपोज करता, क्या नहीं करता, आसानी से फ्लो करवा देता, करवाता क्या नहीं करवाता, बिल्कुल करवाता। तो इनरश करंट कितनी जाएगी, कब ऑन करोगे तो जाएगी, नहीं जाएगी, ये डिपेंड करता है रेजिडुअल फ्लक्स के बिहेवियर के ऊपर कि वो किधर है और कितने मैग्नीट्यूड में है। रेजिडुअल फ्लक्स अगर अपोजिशन वाले फैक्टर में है और अगर बहुत ज्यादा है तो इनरश करंट बहुत ज्यादा होगी, अगर इधर इस डायरेक्शन में है तो अपोज नहीं करेगा तो इनरश करंट नहीं पाई जाएगी। ओके, तो ये कभी भी हो सकती है और कभी भी नहीं हो सकती है, लेकिन कभी कभी होती है। क्या, इनरश करंट। अब समझिए, अब मैं इसको हटा दूं, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि इनरश करंट क्या होती है, और मैंने बड़े ही बेसिक वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। हाँ, मैंने कोई ऊपर नीचे वाले फंडे नहीं लिए, मैंने डायरेक्ट एक नॉर्मल वे में जो आज आई थिंक आप लोगों को पता होगा, समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर है, क्लियर रहा होगा डाउट। तो ये होती है इनरश करंट। अब देखो बेटा, परफेक्टली जो करंट होती है ना वो ऐसे होती है, साइनोसोडल। समझिए, करंट हो, वोल्टेज हो, कोई से भी हो, साइनोसोडल होता है ना, वो ऐसे होता है ना। अब जैसे आप जानते हो जब सिस्टम में फॉल्ट आता है तो भी करंट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इनरश करंट है, अचानक से कोलेब हो रहा है, ठीक है ना, तो करंट की वैल्यू अचानक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो धीरे धीरे जाके क्या हो जाती है, सिस्टम में सेट हो जाती है वापस से। तो इनरश करंट के साथ में भी दो किस्से होते हैं। क्या क्या किस्से होते हैं, देखो, जैसे ही आपने स्विच को किया ऑन, तो स्विच को ऑन करते ही आपको पता है कि इनरश करंट आई, बिल्कुल सही है। तो आपने बोला कि सर इनरश करंट का जो मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा क्या था, हाई था। इनरश करंट का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा क्या था, हाई था। परफेक्ट है। तो यहां से करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ी, यू बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है, यूं गई, फिर यहां से धीरे धीरे इनरश करंट क्या खत्म होना शुरू करेगा और वापस से अपनी स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इनरश करंट का क्या होता है, किस्सा होता है इस तरीके से। फॉल्ट करंट भी कुछ ऐसी ही होती है, सही बात है, ऐसी होती है कौन, हमारी इनरश करंट। फॉल्ट करंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फॉल्ट करंट में और इनरश करंट में हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसका ऊपर जितना मैग्नीट्यूड होता है अप्रोक्सीमेटली सेम मैग्नीट्यूड ही नीचे पाया जाता है। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन में साइनोसॉइडल होती है लेकिन बिहेवियर कुछ इसका ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप फॉल्ट करंट की बात करो तो फॉल्ट करंट कुछ ऐसा पाया जाता है, समझिए, फॉल्ट करंट कुछ ऐसा होता है कि यहां से यूं गया, यूं घूमते 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 फिर यूं आ गया। समझ में आ गया। तो मतलब इसमें क्या होता है कि इनिशियली कर्व जो होता है ना वो ऊपर भी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब इन दोनों में दो चीजें हैं, देखो, अगर आप इस कर्व को ब्रेक करो तो आपको पता लगेगा कि यहां पे क्या है, सिस्टम में हार्मोनिक्स है। क्या है बेटा, हार्मोनिक्स है। यहां पे अगर आप बात करो तो आप बोलोगे सर हार्मोनिक्स तो यहां भी है कि नहीं है। अरे भाई, जो साइनोसॉइडल परफेक्ट नहीं रहा उसमें हार्मोनिक आ गया, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कर्व बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे शिफ्ट नहीं हुआ है। मतलब यहां पे जो आपका डीसी ऑफसेट है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन आप बेटा ये भी बोल सकते हो कि सर डीसी ऑफसेट हो भी तो सकता है, ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये ऊपर भी हो सकता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन इनरश करंट का कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो डीसी ऑफसेट यहां भी पाया जा सकता है, डीसी ऑफसेट यहां भी पाया जा सकता है। तो सर दोनों को फिर मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं, अब चीजें समझने की कोशिश करो। देखो, जब किसी भी मशीन को डिजाइन किया जाता है, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, कोई भी हो, तो जब अगर मान लो उसमें फॉल्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो बहुत सारे हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं। आप जानते हो हार्मोनिक्स में क्या क्या होते हैं, फंडामेंटल होता है, सेकंड हार्मोनिक होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो। अब इनमें आपको एक बात पता होगी कि जो इवन हार्मोनिक्स होते हैं वो सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओड हार्मोनिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ओड हार्मोनिक क्या करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन बेटा यही यहां पे सबसे बड़ी खास बात है। क्या खास बात है, समझिए, जब सिस्टम में फॉल्ट आते हैं तो ओड हार्मोनिक्स जो होते हैं वो आपके डोमिनेट करते हैं, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक। लेकिन इनरश करंट के लिए अगर आप इनरश करंट को ब्रेक डाउन करो, इनको मैं मिटा दूं डायग्राम को, ये सिर्फ समझाने के लिए थे, ओके। तो अगर मैं आप इनरश करंट में और किस में, एक फॉल्ट करंट में, अगर इन दोनों में डिफरेंशिएट करो तो आप एक लाइन जरूर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, समझिए, अगर मैंने बोला फॉल्ट करंट, मैंने बोला फॉल्ट करंट, तो आप बोलोगे कि सर इसमें फंडामेंटल कंपोनेंट होगा। फंडामेंटल का मतलब समझते हो ना, जहां आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, मान लो f0 है, तो इसको आप बोलोगे कितनी है, 50 हर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट फंडामेंटल। ओके, दूसरा यहां पे क्या पाया जाएगा, डीसी ऑफसेट पाया जाएगा। डीसी ऑफसेट का मतलब समझते हो ना, जैसे आपने लिखा कि 5 sin ओमेगा टी, मैंने लिख दिया +7, तो ये 7 जो है ना ये डीसी वैल्यू है, ये कर्व को क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट कर देगा, डीसी ऑफसेट रहेगा। तीसरी चीज हार्मोनिक रहेगी, ठीक है, लेकिन हार्मोनिक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब हार्मोनिक कैसे हो सकते हैं, सेकंड हार्मोनिक हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी 2 times ऑफ f0, इसकी फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो जाएगी 3 times ऑफ f0। ठीक है या नहीं है? ओके, अगर मैं सेम किस्सा लिखने की कोशिश करूं, किसके लिए, इनरश करंट के लिए, किसके लिए बात करूं बेटा, इनरश करंट के लिए, तो जानिए जरा, इनरश करंट में भी सेम किस्सा है, फंडामेंटल कंपोनेंट होगा, ठीक है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहनी है, 50 हर्ट्ज है, बार बार लिखने की जरूरत तो होगी नहीं। ओके, दूसरा इसमें भी डीसी ऑफसेट पाया जाता है, हाँ बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, इसके बराबर नहीं पाया जाता, लेकिन होता जरूर है, डीसी ऑफसेट कर्व थोड़ा ऊपर नीचे उठा हुआ होता है, ठीक है ना, डीसी ऑफसेट होता है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हार्मोनिक भी होते हैं। तो आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है बेटा कि इसके हार्मोनिक, जो सेकंड हार्मोनिक और मान लो जो थर्ड हार्मोनिक है, ठीक है ना, तो इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट जो होता है ना, अगर आप सेकंड हार्मोनिक की बात करो तो ये सेकंड हार्मोनिक जो होता है वो फंडामेंटल कंपोनेंट का अप्रोक्सीमेटली 65% होता है, 65% ऑफ फंडामेंटल, जो कि बहुत ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया? यहां भी होता है सेकंड हार्मोनिक, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है फंडामेंटल के कंपैरिजन में। समझ में आ गया? ये इनरश करंट की खास बात है कि यहां पे सेकंड हार्मोनिक जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर में पाया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड काफी अच्छा खासा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने वाला कंपोनेंट सिर्फ एक ही है, और वो कंपोनेंट है आपका सेकंड हार्मोनिक, बिकॉज आपके फोल्ट करंट में सेकंड हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आपके इनरश करंट में आपके सेकंड हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा हाई होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस सेकंड हार्मोनिक की वजह से ही आप दोनों करंट में डिफरेंशिएट कर पाते हो कि इनरश करंट कौन सी है और फोल्ट करंट कौन सी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, अब अगर मान लो आप लोगों ने रिले को ऑपरेट कराना है, तो इस फोल्ट करंट के लिए तो रिले ऑपरेट करना चाहिए, और इस इनरश करंट के लिए रिले ऑपरेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये तो डिस्टर्बेंस है और ये क्या है, फोल्ट है। समझ में आ गया? तो इनरश करंट एक तरीके से क्या है, डिस्टर्बेंस है। समझ में आ गया? तो रिले को डिस्क्रिमिनेशन तो करना ही है भाई, ये तो डिस्टर्बेंस है, इस पे ऑपरेट नहीं करना है, हाँ ये फॉल्ट है तो इसके ऊपर क्या करना है, ऑपरेट करना है। अब देखो हमारे पास में दो तरह के टॉर्क होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है, जैसे आप लोगों ने डिफरेंशियल रिले देखा था, तो डिफरेंशियल रिले में दो तरह की कोयल थी, याद है? एक कोयल थी आपके पास में, कौन सी वाली कोयल थी, ऑपरेटिंग कोयल। दूसरी आपके पास में जो कोयल थी वो थी रिस्ट्रिक्टिंग कोयल। अब रिस्ट्रिक्टिंग कोयल में एक खास बात थी, क्या खास बात थी? देखो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, ठीक है, लिख तो लिया ही होगा आप लोगों ने, भाई स्पेस की जरूरत पड़ती है मुझे। ओके देखो, तो हमारे पास में दो इंसान है, ठीक है। अब देखो, एक है हमारे पास में ऑपरेटिंग, एक है हमारे पास में ऑपरेटिंग कोयल, ठीक है, जो क्या करती है, डिफ्लेक्शन का काम करती है, जिस जो डिफ्लेक्शन टॉर्क या डिफ्लेक्शन एमएमएफ दिखाती है, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन एमएमएफ दिखाती है, परफेक्ट। और एक हमारे पास जो दूसरी होती है उसका नाम होता है रीस्टेकिंग, ठीक है, जो किसका काम करती है, अपोजिशन का काम करती है। अब देखो एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से रखो, अब क्या इंपॉर्टेंट है वो समझिए। अगर मैंने बोला कि मान लो सिस्टम में क्या आ जाए, फॉल्ट आ जाए, भाई इनरश करंट नहीं है, मान लो क्या आ गया, फॉल्ट आ गया, तो क्या होना चाहिए कि एमएमएफ ऑफ ऑपरेटिंग कोयल, ऑपरेटिंग कोयल का जो एमएमएफ होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, किससे, रिस्ट्रिक्टिंग कोयल के एमएमएफ से। अब ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो, कई बार पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल रिले में जब डिफरेंशिएट आता है, जब फॉल्ट आता है तो वो ये काम कर लेता है। आपको याद है ये रिस्ट्रिक्टिंग कोयल मैंने कब इंड्यूस की थी, मतलब मैंने कब पढ़ाया था, आपको याद है? क्यों पढ़ाया था? रीजन पता था आपको कि अगर ट्रांसफार्मर में छोटे मोटे मान लो कोई दिक्कत हो जाती है और उसकी वजह से अगर करंट में हल्का फुल्का क्या आ जाए, वेरिएशन आ जाए,
सही बात है। तो उस वेरिएशन से आपका जो डिफरेंशियल रिले है वो ट्रिप ना हो, फॉल्स ट्रिपिंग से बचने के लिए आपको समझना है ना, ये रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल क्यों होती है, अवॉइड फॉल्स ट्रिपिंग, जानते हो ना, मतलब जब आप ट्रिप करना नहीं चाहते हो और उसको रोकना है तो उसके लिए हम रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल यूज में लेते हैं। अब समझ में आ गई कहानी। अब समझिए, अब अगर मान लो फॉल्ट नहीं है और क्या है, इनरश करंट है, क्या है बेटा, इनरश करंट है, तो आप लोगों ने अब इसे ऑपरेट करवाना है क्या, नहीं करवाना है। अब क्या आप लोगों ने इसे ऑपरेट करवाना है क्या, नहीं करवाना है। तो क्या होना चाहिए भाई, ऑपरेटिंग कॉइल का एमएमएफ जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल का जो एमएमएफ होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो ट्रिप नहीं करेगा। अगर ये सिचुएशन बन गई तो वो तो ट्रिप कर जाएगा, सही है। तो क्या करना चाहिए भाई, अब यार एक बात बताओ, करंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप बात करो कि आई ऑफ इनरश जो होता है ना, अगर आप इनरश करंट की बात करो तो ये 5 to 8 टाइम्स होता है किसका, ऑफ फुल लोड करंट। समझ गए, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड तो अच्छा खासा है भाई, फॉल्ट करंट के बराबर ही है अप्रोक्सीमेटली, सही बात है ना। तो अगर करंट ही बहुत ज्यादा है तो ये एमएमएफ तो ज्यादा रहेगा, ये तो कम रहेगा, तो फिर क्या करें। तो हम रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल में क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। अब क्या मॉडिफिकेशन करते हैं समझिए। ओके, तो हम रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल, अब देखो ये अचीव करना है मुझे, तो इसका एमएमएफ ज्यादा होना चाहिए, या ऐसा समझ लो कि मुझे इसका एमएमएफ कम करना है, मतलब इसमें जाने वाली करंट को रोकना है मुझे, ऐसा समझ लो आप कि ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो होने वाली करंट को मिनिमाइज करना है मुझे, कम से कम करना है। अगर ये कम से कम रहेगी तो मेरा काम चल जाएगा। अब इसमें जाने वाली करंट को कौन रोक सकता है भाई, ये रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल ही तो रोकती है, अपोजिशन का काम तो यही करती है, ये तो डिफ्लेक्शन दिखाती है। तो रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब क्या चेंज करना पड़ेगा, अब समझिए। देखो भाई जब इनरश करंट के बारे में और फॉल्ट करंट को जब अलग अलग डिफरेंशिएट किया था तो पता लगा था हम लोगों को कि इनरश करंट में सेकंड हार्मोनिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, सेकंड हार्मोनिक। समझ में आ गया। अब देखो फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, फंडामेंटल। फर्स्ट हार्मोनिक को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं, सभी बात है। ओके, अब देखो सेकंड हार्मोनिक है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसका मेन काम तो फ्रीक्वेंसी पे ही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ एफ नोड। मतलब इंडिया में अगर फंडामेंटल 50 हर्ट्ज है तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है कितनी, 100 हर्ट्ज। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला इंसान कौन है भाई, मुझे क्या करना है, जब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो ना तो रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल जबरदस्त तरीके से काम करनी चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहता हूं मैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, तो मैंने क्या किया, एक मैंने कनेक्शन लिया, ठीक है ना, LC कनेक्शन। अब इसको थोड़ा सा समझ लेना, प्रॉब्लम समझ में आ गई, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे करता है वो समझना है। अब देखो जरा ध्यान से, मान लो मैंने एक इंडक्टर लगा दिया रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल में, किसमें, रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल में एक इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया, ये L है और ये C है। जब इनरश करंट आएगी तो सीधी सी बात है रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल में करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ओके, अब कोई भी जो इक्विपमेंट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, कोई भी हो, जो भी इंपीडेंस, जो भी इक्विपमेंट होता है वो हमेशा अपोजिशन करने की कोशिश करता है किसका, करंट का। ये LC सर्किट है, इसमें होते हुए करंट जाएगी तो ये भी तो मिलके इसका अपोजिशन करेगा, बिल्कुल सही बात है सर। अब ये कितना अपोजिशन करना चाहिए, तो देखो अगर इसका मैं इंपीडेंस देखूं, अगर मैं इसका ओवरऑल इंपीडेंस देखूं Z, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये तो हो जाएगा J ऑफ ओमेगा L, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन या माइनस ऑफ J अपॉन ओमेगा C। बताओ यही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। ओके, अब आप लोगों ने इस इंपीडेंस को दो तरीके से क्लासिफाई करना है। क्या करना है, सोचो सर, जब कंपोनेंट फंडामेंटल कंपोनेंट हो, मतलब जब इनरश करंट नहीं है, नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई हार्मोनिक भी नहीं होंगे, जो करंट फ्लो होगी, जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, फंडामेंटल होगा। सही बात है कि नहीं है। ओके, तो अगर मैं बात करूं किसके लिए, फॉर फंडामेंटल के लिए, मैं बात करूं किसके लिए, फॉर फंडामेंटल। सही बात है नहीं है। अब भाई फंडामेंटल तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, फंडामेंटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है कि नहीं है। ओके, फंडामेंटल से तो डिफरेंशियल रिले ट्रिप नहीं मारेगा ना, नहीं मारेगा।
तो यहां से ये जो सिस्टम होना चाहिए, क्या ये आपने फंडामेंटल के लिए बनाया क्या? नहीं सर, ये तो सेकंड हार्मोनिक के लिए बनाया। इंडस करंट में तो सेकंड हार्मोनिक होता है मेन। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो इस L और C की वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट करनी है कि फंडामेंटल का मतलब हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी, 50 हर्ट्ज। इस 50 हर्ट्ज के लिए ये जो इंपीडेंस ऑफर करे Z, ये आपका या तो 0 हो या कैसा हो, मिनिमम हो। समझ में आ गया? मतलब फंडामेंटल को कोई अपोजिशन नहीं चाहिए भाई। LC मैंने फंडामेंटल के लिए नहीं लगाया है। फंडामेंटल के लिए तो डिफरेंशियल रिले ही बहुत है, उसी की रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल बहुत है। सही बात है। लेकिन जब आप ये लगा दोगे तो बेटा फंडामेंटल भी तो जाएगा ना इसमें से। सही बात है। तो क्या फंडामेंटल को आप अपोज करना चाहते हो क्या? नहीं करना चाहते। तो इसको ऐसा बनाएंगे कि फंडामेंटल के लिए अप्रोक्सीमेटली 0 पोजीशन करें। अगर इसकी वैल्यू को आपने 0 कर दिया ना, तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ओमेगा ऑफ L इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा ऑफ C। अब ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी 50 है तो 2 पाई f हो जाएगा। तो L और C की वैल्यू कुछ इस तरीके से लेनी है कि ये वैल्यूज एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली कैसी रहे, बराबर रहे। कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए? 50 हर्ट्ज के लिए। समझ में आ गया? कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए? 50 हर्ट्ज के लिए। मतलब ओमेगा की वैल्यू आप 50 डालो, L और C की वैल्यू निकालो और कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली कैसे मिले, आपको सेम मिले। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर सेकंड हार्मोनिक के लिए, किसके लिए बात करूं बेटा? सेकंड हार्मोनिक के लिए। तो देखो सर, सेकंड हार्मोनिक की करंट को मुझे ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग कॉइल में चलेगी ना तो वो ट्रिप करवा देगी सिस्टम को। तो फिर क्या करना चाहिए भाई? अरे फिर एक ही ऑप्शन है कि इस सेकंड हार्मोनिक को ये जबरदस्त तरीके से क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। कौन? ये LC टैंक। अगर ये जबरदस्त तरीके से अपोज करे तो फिर तो यही है ना कि इस कॉन्फ़िगरेशन का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। किसके लिए? सेकंड हार्मोनिक के लिए। सेकंड हार्मोनिक का मतलब 100 हर्ट्ज के लिए। तो फॉर सेकंड हार्मोनिक दिस Z, मतलब आप बोलोगे कि J ऑफ ओमेगा L माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C मस्ट बी वेरी 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 ग्रेटर देन ऑफ 0। किसके लिए बात कर रहा हूं? जब आपकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो। किस्सा समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। जबरदस्त अपोजिशन दिखाएगी, रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल इस करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। किसका मैग्नीट्यूड? सेकंड हार्मोनिक का। समझ में आ गया? तो रिले को ना, ऑपरेटिंग कॉइल को पता ही नहीं चलेगा कि सेकंड हार्मोनिक आया भी था। समझ में आ गया? तो इनरस करंट का उसे पता ही नहीं चलेगा। समझ में आई कहानी या नहीं आई है? और ये फॉल्स ट्रिपिंग नहीं दिखाएगा, ये इनरस करंट के लिए ट्रिप नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इनकी वैल्यू कुछ ऐसे सेट करनी है कि ओमेगा ऑफ L मस्ट बी वेरी 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 हायर देन फ्रॉम 1 अपॉन ओमेगा C। ये किसके लिए? ये है फॉर 100 हर्ट्ज के लिए, और 50 हर्ट्ज के लिए होना चाहिए ऐसा। क्लियर है? तो इनरस करंट को रिले के द्वारा एलिमिनेट किया जा सकता है, या इनरस करंट पे वो फॉल्स ट्रिपिंग नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? उसके लिए हमें एक LC सर्किट लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल पे लगाना पड़ेगा। कैसे वर्क करना चाहिए कि सर 50 हर्ट्ज फंडामेंटल पे वो मिनिमम इंपीडेंस ऑफर करे, कम से कम अपोजिशन दिखाएं। लेकिन अगर मैं 100 हर्ट्ज की बात करूं, अगर सेकंड हार्मोनिक की बात करूं, तो वो मैक्सिमम अपोजिशन दिखाए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका क्या होना चाहिए, इंपीडेंस होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं इनरस करंट से बच जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ओके, ये दो केस हो गए, हटा दो तो इसको समझ में आ गया होगा। ओके, केस नंबर 3। अब ये केस नंबर 3, ठीक है ना? देखो इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो। दैट इज कॉल्ड योर बुकोज रिले। जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे बुकोज रिले सब जानते हो कि नहीं जानते हो? देख लो। साइंटिस्ट का नाम है, देख लेना, ठीक है, क्या नाम था? बुकोज रिले। ओके, आप जानते हो अच्छे से क्या होता है? अब बड़ा ही सिंपल सा काम है। देखो आप लोगों ने कभी ट्रांसफार्मर को देखा हो ना जाके, ट्रांसफार्मर को, तो ऐसे मान लो ऐसा बॉक्स दिखेगा आपको ट्रांसफार्मर, यहां से यूं एक हैंडल, ये एक पाइप ऐसी लगी हुई होती है, और यहां पे टैंक बना हुआ होता है एक बहुत बड़ा, ठीक है ना? तो ट्रांसफार्मर में ऑयल डालते हैं, जब इस टैंक में डालते हैं, ये इस टैंक को बोलते हैं कंजर्वेटर। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव, मतलब टैंक, ऑयल टैंक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑयल टैंक बोलते हैं। ये यहां से कनेक्टेड होता है यूं, तो यहां का पूरा ऑयल इसके अंदर भरा होता है। मतलब ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो ऑयल से पूरा भरा रहता है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल से पूरा
भरा हुआ रहता है। क्लियर है? जबकि ये वाला जो है ये टैंक हमेशा फुल्ली नहीं रहता है, ये या तो आधा होगा या 3/4 पोर्शन या 1/2 पोर्शन भरा हुआ रहता है, ये कुछ ऐसा रहता है। अब देखो, ठीक है, बड़ी सिंपल सी कहानी है इसका और बड़ा सिंपल सा बिहेवियर है, समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। देखो, दैट इज माई ट्रांसफार्मर, ये मान लो आपका ट्रांसफार्मर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन के ऊपर यहाँ पे एक टैंक बना हुआ होता है इस तरीके से, गोल गोल सा देखा होगा अगर आप लोगों ने कभी ट्रांसफार्मर को देखा है तो, ठीक है ना। कभी किसी जीएसएस में गए हो, ट्रांसफार्मर देखा हो तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा ट्रांसफार्मर के बगल में। यहाँ पे इस पे ढक्कन वक्कन होता है, यहाँ से इसके अंदर डाला जाता है तेल, समझ गए। अब यहाँ से ये पाइपलाइन ये खुली हुई होती है, बिल्कुल बंद नहीं होती है, ऐसे होता है, ये यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ एक हल्का सा वोल्व भी लगा होता है, ठीक है ना। इसमें ऑयल डालते हो तो इसके ऊपर ऑयल आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे भरा हुआ रहता है, यूँ और भी ज़्यादा ही होता है, अप्रोक्सीमेटली फुल ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसे, ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर है और ये किससे भरा हुआ है? ऑयल से भरा हुआ है। अब पहली बात तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें जो ऑयल होता है, ये ऑयल क्यों भरा हुआ होता है? तो ऑयल के 2 काम होते हैं। पहला काम कि ऑयल जो होता है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब इंसुलेशन किसमें? तो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बेटा वाइंडिंग के लिए, समझ में आ गया। जैसे 2 तार है, 2 तारों के बीच में क्या आ गया? ऑयल भर गया, तो वो दोनों तार एक दूसरे से स्पार्क नहीं करेंगे, उनमें एक दूसरे से में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो पहला तो ऑयल का काम होता है किसका? इंसुलेशन वाला। क्लियर है? ओके। दूसरा, ऑयल के पास में एक खास बात और होती है कि ये कूलिंग करता है। क्या करता है? कूलिंग। कूलिंग का मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर को गर्म नहीं होने देता है। ये 2 काम आपके ऑयल करते हैं, इसलिए ऑयल को भरा जाता है किसके अंदर? ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। अब फिर अगर आप बात करो कि बहुत बड़े ट्रांसफार्मर जैसे आपके 10 MVA के हो गए, 50 MVA के ट्रांसफार्मर हो गए जो आपके 220 GSS पे होते हैं, ठीक है। अगर वहां आप देखोगे ना तो वहां पे क्या होता है? ऑयल से ही काम नहीं चलता, फिर भी ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, बिकॉज बेटा करंट ही बहुत ज्यादा जा रही है। तो इसके चारों तरफ पंखे भी लगे होते हैं, वो पंखे हवा करते रहते हैं, ये ठंडा होता रहता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आपने वाल्व में से भरा, यहां पे क्या? ऑयल भरा। ये कभी भी ये टैंक फुल्ली नहीं भरा जाता है, ध्यान रखना, ये कभी भी फुल्ली नहीं भरा जाता। यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ होता है जो आपको नाप के बताता है कि भाई 1/2 भरा है कि हाफ भरा है कि 3/4 टाइम्स भरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सुई होती है, वो ऐसे इंडिकेट करके बताती रहती है कि कितना भरा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे इस तरीके से ये ऑयल का स्लो है। अब देखो होता क्या है एक्चुअली, है ना, बड़ा ही बेसिक रूल है इसका, ठीक है। क्या रूल है अब समझिए। जैसे क्या होता है कि मान लो ये ट्रांसफार्मर जो है ये बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है, तो आप जानते हो जब काफ़ी ज़्यादा करंट और वोल्टेज होता है तो जब चलता रहता है, ट्रांसफार्मर चलता रहता है, तो करंट जो होती है ना वो एक काम करती है भाई। जो करंट होती है, वाइंडिंग में करंट जा रही है, तो करंट जा रही है तो करंट हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। आप जानते हो I²RT, जानते हो ना। करंट जाएगी वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में करंट जाएगी तो हीट को प्रोड्यूस करेगी। अब हीट जो होगा तो इससे क्या होगा कि जो आपका ऑयल होगा, जो आपका क्या होगा? ऑयल होगा। ये ऑयल जो होगा ये आपका गर्म होना क्या कर देगा? शुरू कर देगा, क्योंकि हीट को ऑब्जर्व कौन कर रहा है भाई? कूलिंग का काम कौन कर रहा है? ऑयल कर रहा है। तो यहां से क्या करेगा? गर्म होगा। अब आप हमेशा जानते हो कि कोई भी जो गर्म चीज होती है और एक ठंडी चीज होती है, अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो गर्म चीज जो होती है ना वो लाइट वेट होती है और ठंडी चीज जो होती है ना उसका वेट ज्यादा होता है। क्लियर है? तो जब ये ऑयल गर्म होगा तो ये यहां से ऐसे ऊपर उठना शुरू करेगा। गर्म ऑयल कहां आएगा? ऊपर आएगा। ये सेम सिस्टम ऐसा है जैसे आपका रूम होता है, आप जानते हो ना, रूम में ऊपर रोशनदान बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि रूम में जब हवा गर्म हो तो वो गर्म होकर ऊपर उठे और वो रोशनदान से बाहर निकल जाए और ठंडी हवा अंदर आ जाए, यही होता है। तो जब ये गर्म होगा तो गर्म होने के बाद में ये ऑयल क्या करेगा? ऊपर उठेगा, गर्म ऑयल। इसके में जो ऑयल है वो तो ठंडा है, सही बात है। तो यहां से ये ठंडा ऑयल जो है ना वो अंदर आना शुरू करता है यूं, और ये गर्म ऑयल है ना वो यहां से बाहर जाना शुरू करता है यूं। तो ये गर्म ऑयल इधर से इस टैंक में आता है। अब ये टैंक तो इसका पोर्शन नहीं है, ये तो अलग है ना। तो जो गर्म ऑयल यहां आया वो यहां आके ठंडा हो जाता है, ठंडा ऑयल जाता है यहां पे। तो एक तरीके से इस तरीके से ऑयल का फ्लो चलता रहता है, इधर से यूं, ये गर्म हुआ, इधर से गया और इधर से जाके यूं पहुंच गया। समझ में आ गया? तो क्या होता है? फ्लो होता रहता है, यूं फ्लो होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि ठंडा ऑयल जब अंदर आता जाता है तो ट्रांसफार्मर की हीट जो है ना वो बाहर निकलती जाती है, गर्म ऑयल बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से क्या करता है? कूलिंग करता है। समझ में आ गया?
अब क्या होता है कि कभी कभी भाई कितना भी चले जाओ, लेकिन अगर मान लो बेटा हीट ही बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है जबरदस्त तरीके से, है यहां पे ऑयल भयंकर गर्म हो रहा है, तो वो जाएगा यहां से, यहां का ऑयल भी जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा, वापस भी गर्म आ रहा है, जा भी गर्म रहा है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। तो फिर तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, अगर हमने ध्यान ही नहीं दिया, ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो गया, यहां का भी यहां का भी, तो हो सकता है वाइंडिंग क्या हो जाए, जल जाए। क्लियर है? तो इसके लिए दो चीजें होती है। क्या होती है कि यहां पे अलार्म क्लॉक्स लगी होती है, यहां पे और एक होती है ऊपर, दो फ्लोट पॉइंट होते हैं, एक होती है यहां पे, एक यहां पे होती है एक अलार्म क्लॉक, एक यहां होती है अलार्म क्लॉक। अब ये अलार्म क्लॉक क्या होती है, कुछ नहीं है, जैसे देखो एक नॉर्मल मान लो ये एक कनेक्शन है और ये एक कनेक्शन है, ठीक है। अगर ये इससे टच हो जाएगा तो अलार्म क्लॉक मतलब एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, अगर ये टच नहीं होगा तो अलार्म नहीं बजेगा। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, ठीक है ना, एक स्प्रिंग के थ्रू लगा हुआ होता है। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में एक बॉक्स है, इसे इन दोनों के बीच में क्या भरा रहता है, मर्क्यूरी भरा रहता है। मर्क्यूरी आप जानते हैं ना, मोम के जैसा समझ लो, मोम ही समझ लो, मर्क्यूरी वो भरा रहता है। अब मोम की एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है, अगर आप उसको गर्म करोगे, हीटअप करोगे तो पिघलना शुरू कर देता है। सीधी सी बात है ना, क्या करेगा, पिघलना शुरू कर देगा। अब अगर मान लो इन दोनों के बीच में ये पेन लगा हुआ है और ये यूं एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार है, इस पेन की वजह से रुक रही है। अब मान लो ये पेन ही यहां से हट जाए तो ये इससे मिल जाएगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर मर्क्यूरी पिघल जाती है तो अलार्म बजना शुरू कर देता है। अब समझिए अलार्म कैसे बज रहा है। देखो यहां पे पहली वाली कोयल है। अब देखो बेटा क्या होता है कि जैसे आप पानी को गर्म करते हो, पानी जब हीटअप होता है तो भाप निकलती है कि नहीं निकलती, गैसेस निकलती है बाहर, परफेक्ट है। तो इसी तरीके से जब ऑयल गर्म होता है या ऑयल जब क्या होता है, डिकम्पोज होता है। आप बोल सकते हो ना भाई ऑयल अगर मान लो गर्म होगा तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, है ना। अगर ये डिकम्पोज होता है, गर्म होता है, तो इसमें से क्या निकलती है, गैसेज निकलती है। क्या निकलती है बेटा, गैसेज। अब देखो गैसेज निकलेगी। अब आप एक बात हमेशा जानते होंगे, अगर आप लोगों ने बचपन में कभी साइंस पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि गैस जो होती है ना, उनके पास में हीट और एनर्जी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली ओवर लिक्विड चीजें। सही बात है। तो यहां से जब ये गर्म होएगा ना तो यहां से बुलबुले निकलेंगे गर्म गैसेज के। सही बात है। तो इसमें से और इसमें से बात करूं, ये वाला ऑयल के अंदर है, ये ऑयल के बाहर है। गैस निकलेगी तो गैस कहां पहुंचेगी, गैस पहुंचेगी इस वाले मीडियम में, गैस आएगी यूं बुलबुले के तौर पे बाहर निकलेगी। गैस काफी गर्म होती है। तो सबसे पहले ये वाला मर्क्यूरी नंबर 1, इस बेल का मर्क्यूरी पिघलेगा, दोनों आके टच होंगे। अगर वो दोनों आके टच हुए तो क्या होगा, ये अलार्म क्लॉक बजना शुरू होगा। जैसे ही अलार्म क्लॉक बजेगा, वहां जीएसएस पे जो भी इंसान रहेगा, जो कर्मचारी रहेगा, उसको पता लग जाएगा कि ट्रांसफार्मर में से आवाज आ रही है। वो जाएगा, ट्रांसफार्मर को क्या कर देगा, बंद कर देगा। वापस से ऑयल धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और वापस से आपका काम चल जाएगा। लेकिन सपोज दैट ऐसा नहीं है। क्या नहीं है, कि वहां पे कोई इंसान नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, तो क्या होगा, ये गर्म होकर पिघल जाएगा, ये बजता रहेगा। फिर जब ऑयल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये अंदर वाली जो हीटअप है ना, ये वाली भी आपकी क्या हो जाती है, पिघल जाती है। और ये जब पिघलती है तो ये भी आवाज करना शुरू कर देती है। लेकिन इसका ध्यान रखना, ये जो होता है इसका कनेक्शन वीसीबी से होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। किससे होता है, सर्किट ब्रेकर से होता है। तो ये अपना क्या करती है, सिग्नल भेज देती है सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर हो जाता है ट्रिप, तो आपका ट्रांसफार्मर अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस बिहेवियर को बोलते हैं बकोज रिले। अब देखो फॉल्ट कब आना था, फॉल्ट इस पूरे सिस्टम में आया ही नहीं है ना। आने से पहले गर्म हुआ, इसने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। फिर आने की ज्यादा दिक्कत हुई तो इसने वीसीबी को ट्रिप कर दिया। काम आपका क्लियर हो गया, मतलब फॉल्ट आने ही नहीं दिया। समझ में आया। तो ये एकमात्र ऐसा रिले है जो फॉल्ट आने से पहले ही अलार्म बजाना शुरू कर देता है कि भाई हाँ आपका ट्रांसफार्मर खतरे में है, बचा लो इसकी जान। समझ में आ गई बात। और ये खुद वीसीबी को क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है। तो ये ही एकमात्र क्या है, ऐसा रिले है जो फॉल्ट आने से पहले ही उसको क्या कर लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है और आपका काम सॉल्व कर देता है। अब ये बेसिक कहानी थी, मैंने बता दी, लिखवाने की कोई जरूरत है नहीं। बुकोज रिले के बारे में आप जानते हो पहले से अच्छे से। क्लियर है, ओके। तो ये सारी कहानियां क्लियर है, हटा दूं पूरे को। अब देखो बेटा प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में मैंने आप लोगों को 3 केस बताए हैं, याद रखना। पहला केस, जब हम लोग इंटरनल कोई फॉल्ट आ जाता है तो डिफरेंशियल रिले यूज में लेते हैं। डिफरेंशियल रिले का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा याद रखना, स्टार डेल्टा वाला, बहुत कंपलसरी है, ठीक है। सेकंड थिंग, इनरश करंट हो सकती है। इनरश करंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सही बात है।
और तीसरा आपका बुकोज रिले जो आप लोगों के फॉल्ट वगैरह को क्या करता है, बता देता है। अब देखो ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, ओके। अब इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो बेटा ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आप लोगों के कुछ नहीं छोड़ा है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोगों ने आपका जो डिस्टेंस रिले था वो बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, सारे रिले पढ़े हैं वहां पे। डिस्टेंस रिले याद रखना, ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक ही रिले यूज में लिया जाता है, उसका नाम होता है डिस्टेंस रिले, ठीक है ना। और डिस्टेंस रिले के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग सब, बैकअप रिले, यूनिटी नॉन यूनिटी, है ना, इंस्टेंट रिले, आईडीएमटी रिले, सबके बारे में जान चुके हैं। तो वो सारे के सारे कहाँ लगते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लगते हैं, ओके। हाँ, एक बात और याद रखना, क्या सर डिफरेंशियल रिले को ट्रांसमिशन लाइन पे यूज में लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन बेटा एक चीज को ध्यान रखा, जैसे ट्रांसमिशन लाइन मान लो 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। अब डिफरेंशियल रिले में 2 कॉइल लगानी पड़ती है। मान लो एक करंट ट्रांसफार्मर आप लोगों ने यहां लगा दिया और दूसरा करंट ट्रांसफार्मर यहां से 50 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ट्रिप कॉइल और रिले कहां लगाऊंगा फिर मैं, इतनी दूर दूर तो कॉइल नहीं लगा सकता। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है बेटा, नहीं लगा सकते, ये फिजिबल नहीं है। तो पता है क्या किया जाता है, यहां पे एक कंट्रोल रूम है, सपोज दैट ये क्या है, कंट्रोल रूम बना दिया। ये आजकल होता है थोड़ा, ठीक है ना, आजकल डिफरेंशियल रिले को भी यूज में लिया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए। तो कैसे यूज में लेते हैं मैं बता देता हूं। ये पहला है, तो यहां पे इसका जो कनेक्शन होता है, इसका जो कनेक्शन होता है, इस दोनों का करंट ट्रांसफार्मर का, इनका जो कनेक्शन होता है वो होता है ट्रांसमीटर से। अब ट्रांसमीटर जानते हो ना क्या करता है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसका जो कनेक्शन होता है वो भी यहां पे भी क्या लगा हुआ होता है, ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। यहां पे भी ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल को भेजता है, यहां से इस कोयल से ये डिटेक्ट करेगा करंट वोल्टेज वगैरह को, ये ट्रांसमीटर से सिग्नल भेजेगा कहां, कंट्रोल रूम पे, ये ट्रांसमीटर से सिग्नल भेजेगा कहां, कंट्रोल रूम पे, और कंट्रोल रूम इन दोनों के सिग्नल को डिफरेंशिएट करेगा, कंपेयर करेगा, देखेगा फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही है, अगर फॉल्ट आ रहा होगा तो लाइन को ट्रिप करवा देगा, अगर फॉल्ट नहीं आ रहा होगा तो लाइन ट्रिप नहीं होगी। समझ में आ गई बात, ओके। तो आजकल डिफरेंशियल रिले भी ट्रांसमिशन लाइन में यूज में लिया जा सकता है, बट ऐसे उसके लिए कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा। इधर इसका कनेक्शन ट्रांसमीटर से, ये ट्रांसमीटर से होगा, और इसका फिर कनेक्शन अगेन किससे होगा, सर्किट ब्रेकर से होगा। अगर इसको लगता है फॉल्ट आया तो सर्किट ब्रेकर को बोलेगा काट दे भाई, और वो यहां से कनेक्शन उड़ा देगा। क्लियर है, ट्रांसमिशन लाइन को कट कर देगा। क्लियर है कि नहीं है, कहानी समझ में आई? ओके, तो ये सारे किस्से थे आप लोगों के अलग अलग प्रोटेक्शन के, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो डिस्टेंस रिले हम लोग काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले ही, ओके। अब मैक्सिमम आपका ये तो कंप्लीट हो गया है, अगले टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, हाँ, इससे पहले एक बात आप लोग और सुन लो, थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक वर्ड सुना है आप लोगों ने, ग्रेडिंग। क्या होता है, क्या नहीं होता है, थोड़ी सी देर सुन लीजिए, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखो ग्रेडिंग जो की जाती है वो भी ट्रांसमिशन लाइन में ही की जाती है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ग्रेडिंग। अब देखो ग्रेडिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप टेंशन मत लो। ग्रेडिंग, 2 तरह की ग्रेडिंग होती है, एक होती है टाइम ग्रेडिंग, एक होती है करंट ग्रेडिंग, है ना। तो एक एक को समझते हैं। सपोज दैट मैंने बोला टाइम ग्रेडिंग, सर क्या है ये ग्रेडिंग, क्यों है, तो अभी आपको पता लग जाएगा क्यों है, समझिए भाई। मान लो मैं बोल रहा हूं टाइम ग्रेडिंग क्या है, देखो सपोज दैट ये एक मेरे पास क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, इधर आगे क्या लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, मतलब इधर से क्या आ रही है, करंट आ रही है यूं, मान लो आई करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या लगाया, रिले लगाया। आप जानते हो कि ट्रांसमिशन लाइन का जो प्रोटेक्शन होता है वो ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन कैसा होता है, नॉन यूनिट प्रोटेक्शन होता है, जानते हो ना, ठीक है ना, नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। ये मैं चीजें पहले बता चुका हूं। मतलब इसमें 2 तरह के रिले होते हैं, इसमें मेन रिले भी आता है, ठीक है, और इसमें बैकअप रिले भी आता है। जानते हो ये सारी बातें तो, ठीक है, कई बार देख चुके हैं हम लोग। मेन भी होता है, बैकअप होता है, मतलब इसमें कई सारे रिले लगे होते हैं। जैसे मान लो एक रिले यहां लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है, एक रिले मान लो आप लोगों ने यहां लगा दिया, एक रिले मान लो आप लोगों ने यहां लगा दिया। अब चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो ठीक है, 3 जगह पे फॉल्ट आ रहा है। मान लो एक फॉल्ट आया F यहां पे, F1, एक फॉल्ट आया यहां पे F2, एक फॉल्ट आया यहां पे F3। अब एक एक फॉल्ट लेंगे हम, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये वाला फॉल्ट आया
F2 नहीं है, F3 नहीं है, कौन आया? F1 आया। अगर मान लो F1 आया तो ये आपका मान लो रिले नंबर 1 है, ठीक है, हीरो नंबर 1 है, ये पुली नंबर 2 है, ठीक है ना, और ये जुड़वा 3, एक और आ जाएगी भाई, जुड़वा 2 होगी ना, जुड़वा 3 और आ जाएगी, है ना। ओके देखो हाउसफुल 3 समझ लो, बकवास सारी की सारी। ओके देखो, तो F1, F2 एंड F3। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे फॉल्ट आता है, कहाँ पे फॉल्ट आता है बेटा? यहाँ पे फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आते ही सबसे पहले इसके लिए मेन रिले होगा ये वाला, होगा या नहीं होगा? समझिए, मेन रिले होगा ये वाला। तो आते ही इसको ऑपरेट करना चाहिए, इसको ऑपरेट करना चाहिए, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तुरंत करना चाहिए, सही बात है। ओके, मान लो ये ऑपरेट करने में टाइम लगा रहा है T1। T1 टाइम आप जानते हो कौन सा टाइम है? ये वो टाइम जो रिले ऑपरेट करने में लगा रहा है। अगर मान लो इसने ऑपरेट नहीं किया, सपोज दैट ये ऑपरेट नहीं कर पाया, किसी कारणवश खराब है, मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि रिले किस किस वजह से ऑपरेट नहीं कर सकता है। हो सकता है उसकी ट्रिप कोयल खराब हो रही हो सकता है उसका एमएमएफ वाला सिस्टम खराब हो रहा हो सकता है उसकी डीसी सप्लाई में कुछ गड़बड़ हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। मान लो इसने ऑपरेट नहीं किया, तो इसने ऑपरेट नहीं किया तो फिर ये फॉल्ट, मान लो F2, थोड़ी देर के लिए आप F2 को भूल जाओ, F3 को भी भूल जाओ, ठीक है ना, पहले F1 को समझ लेते हैं। देखो, तो अगर मान लो इसने वर्क नहीं किया तो फिर वर्क कौन करेगा? T2 करेगा, ये करेगा सेकंड, तो ये क्या हो गया? बैकअप हो गया। इसने नहीं किया तो ये करेगा, ये बैकअप हो गया। मान लो इसने भी नहीं किया इन केस, तो फिर कौन करेगा? सर ये वाला करेगा, T3। अब आप एक बात बताओ मेरे को, जब फॉल्ट आया तो सबसे पहले कहां पहुंचा? इसके पास। उसके बाद कहां पहुंचा? यहां। उसके बाद कहां पहुंचा? यहां। पहली जिम्मेदारी इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, सही है ना। तो अगर आते ही फॉल्ट को क्लियर कर दिया तो मतलब ये सबसे कम टाइम लगाएगा। इससे नहीं हुआ तो उसके थोड़ी देर बाद में ये लगाने की कोशिश करेगा, इससे भी नहीं हुआ तो इसके थोड़ी देर बाद में ये करने की कोशिश करेगा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन होगा? बताओ क्या रिलेशन होगा? आप बोलोगे सर T1 की जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो सबसे कम होनी चाहिए, T2 उससे बड़ा होना चाहिए और T3 उससे बड़ा होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो इस T1 की वैल्यू है 1 सेकंड, मतलब जैसे ही फॉल्ट आया 1 सेकंड में क्लियर कर देगा, तो ये तो वर्क ही नहीं करेगा ना, ये तो देखेगा भाई 1 सेकंड में यही खत्म कर देगा, मेरी कहां जरूरत है, इसको टाइम दो अपना। जब इससे नहीं हुआ तो फॉल्ट पे काम करना शुरू करेगा, ये 1 सेकंड बाद काम करना शुरू करेगा। मैं 1 सेकंड ये नहीं बोल रहा एग्जैक्टली में 1 सेकंड होता है, नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, समझिए। तो 1 सेकंड बाद में ये काम करना शुरू करेगा, तो ये जब काम करेगा और ऑपरेट करके खत्म करेगा तो इसको काम करने में कम से कम 2 सेकंड लग जाएंगे, क्योंकि 1 सेकंड बाद तो इसने शुरू ही किया है। समझ में आ गया? जब इससे भी नहीं होगा तो फिर कहानी पहुंचेगी इसके बाद में, तो इसको मान लो कम से कम 3 सेकंड लग रहे हैं। लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? वेट भी तो करना पड़ेगा ना इसको थोड़ी देर, कि भाई ये कर लेता है क्या ये कर लेगा क्या ये कर लेगा क्या। मतलब जैसे जैसे आप लोड से सोर्स की तरफ बढ़ते जाते हो, टाइम ग्रेडिंग में, मतलब लगे हुए जो आपके रिले होते हैं उनके जो ऑपरेशन का टाइम होता है वो ऑपरेशनल टाइम क्या करता जाता है? इंक्रीज करता हुआ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चीज को, ठीक है। तो टाइम ग्रेडिंग में 2 चीजें हैं। क्या चीजें बोलोगे? कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लोड साइड टू सोर्स साइड देन द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले इज इंक्रीज्ड, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, समझ में आया? इंक्रीज करेगा। ये कहानी समझ में आ गई? मान लो फॉल्ट यहां होता, F2 होता, तो उसके लिए सबसे पहले ये होता, ये क्लियर करेगा, ये क्लियर नहीं करेगा तो फिर ये करेगा, तो इससे बड़ा तो ये होना ही होना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो भी प्रोसेस सबके लिए सेम है, ठीक है ना। ओके, तो इसको बोलते हैं बेटा टाइम ग्रेडिंग। अब देखो, टाइम ग्रेडिंग की कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी बातें भी है, मतलब इसका एक एडवांटेज भी है और इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ओके, दैट्स माय T1 इज लोअर, T2 उससे बड़ा है और T3 उससे बड़ा है, T2 है बीबी की वाइन्स ओके, एंड दैट माय एडवांटेज। अब इसका एडवांटेज क्या है? देखो इसमें एक खास बात है, एक एडवांटेज है इसमें। क्या एडवांटेज है समझिए? अगर इसने ऑपरेट नहीं किया तो ये करेगा, इसने भी नहीं किया तो ये करेगा। मतलब क्या है? इसमें मेन रिले भी है और बैकअप भी है। तो टाइम ग्रेडिंग की सबसे बढ़िया और खास बात ये होती है कि इसमें क्या पाया जाता है? बैकअप प्रोटेक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? बैकअप प्रोटेक्शन पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज क्या है?
इसमें एक डिसएडवांटेज है, क्या? अगर इससे क्लियर हो गया तो ठीक, अगर इससे नहीं हुआ ना तो फिर इससे करेगा और इसका लगने वाला टाइम इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। इससे भी नहीं हुआ तो ये करेगा, लेकिन इसके में लगने वाला टाइम और भी ज़्यादा होगा। मतलब ये स्लो है थोड़ा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इससे नहीं हुआ तो इंस्टेंट नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लेके फिर ये ऑपरेट करेगा। समझ में आ गया? तो मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये टाइम टेकिंग है, ये कैसा है? स्लो है। कैसा है? स्लो है या डिले प्रोसेस है, मतलब ये टाइम लेता है, ठीक है ना? तो ये टाइम टेकिंग है। क्लियर है? नहीं है? हाँ, ऑपरेट करेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। समझ में आ गया? ओके। और इसमें जो रिले होता है वो होता है IDMT। ये रिले मैंने आप लोगों को बताया था, टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूं, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। मैंने बोला था मैं बता दूंगा कहां पे यूज में आता है। ओके, तो टाइम ग्रेडिंग में जो रिले यूज में लेते हैं वो होता है IDMT रिले, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। एडवांटेज याद रखना, बैकअप प्रोटेक्शन दिखाता है। डिसएडवांटेज याद रखना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना? मतलब डिले प्रोसेस है, डिले 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 याद रख लेना कि डिलेड होता है। ओके, तो एक होता है आपका कौन? टाइम ग्रेडिंग। अब दूसरे की बात करते हैं। भाई मैंने दो तरह के बताए थे, ठीक है, तो दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा होता है बेटा? करंट ग्रेडिंग। इसको ऊपर वाले को मैं थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है? ओके, तो ऊपर से लिख लेते हैं सेकंड वन, करंट ग्रेडिंग। अब समझ में आ गया ग्रेडिंग क्या है? ओके, करंट ग्रेडिंग समझिए। अब करंट ग्रेडिंग क्या है? सेम किस्सा है भाई। ये है हमारी क्या? ट्रांसमिशन लाइन। अगेन रिले नंबर, एक रिले यहां लगा हुआ है, एक रिले यहां लगा हुआ है, सपोज दैट एक रिले यहां लगा हुआ है। अब मान लो यहां पे कोई क्या आ गया? फॉल्ट आ गया, ठीक है? ओके, दैट्स माई रिले नंबर 1, दैट्स माई 2 एंड दैट्स माई 3। 3 रिले है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं करंट ग्रेडिंग, मतलब यहां मैं करंट की, देखो यहां मैंने टाइम की बात की थी T1 T2 T3, यहां मैं करंट की बात करूंगा। अब सोचो बेटा, ये लंबाई है ट्रांसमिशन लाइन की, यहां पे लगा हुआ है जनरेटर। जैसे जैसे यहां से यूं चलते जाओगे मतलब लंबाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है। आप जानते हो ट्रांसमिशन लाइन पे अगर मान लो उसका पर यूनिट इंपीडेंस Z है, अगर लंबाई L है, तो अगर आप टोटल इंपीडेंस की बात करो तो आप लिखते हो ना Z इंटू L, मतलब जितनी ज्यादा लंबाई होती है उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है? इंपीडेंस होता है। समझ में आ गया? कहा यहां से करंट बाहर निकल रही है, जहां से निकलती है ना उसको बोलते हैं हम बस बार। क्या बोलते हैं? बस बार। आप जानते हो बस बार के ऊपर वोल्टेज जो होता है ना ये फिक्स होता है। होता है कि नहीं होता है? अब तो पता ही है आप लोगों को, सही है ना? अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मान लो मैंने बोला कि यहां पे फॉल्ट आया, मैं इसको बोलता हूं मान लो I ऑफ F1, और मान लो सपोज दैट फॉल्ट यहां आ जाता है तो मैं उसको बोलता हूं I ऑफ F2। मान लो फॉल्ट यहां आ जाता है तो मैं उसको बोलता हूं I ऑफ F3। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इन तीनों में मुझे रिलेशन बताओ। तो जब F1 फॉल्ट आएगा तो यहां से लेके यहां तक का पूरा इंपीडेंस के लिए मतलब कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि करंट यहां से फ्लो होगी, यहां से जाके ग्राउंड में जाएगी। सही बात है ना? तो इसको बोल देता हूं मैं Z1। मान लो इसके लिए इंपीडेंस ऑफर हो रहा है Z1, इसके लिए इंपीडेंस हो रहा है मान लो Z2, और इसके लिए इंपीडेंस ऑफर हो रहा है कितना? Z3। इनमें रिलेशन बताओ Z1 Z2 Z3 में। सर ये बहुत ज्यादा लंबाई है तो Z1 सबसे बड़ा होगा, Z1 सबसे बड़ा होगा, Z2 उससे छोटा होगा, और Z3 तो सबसे ही छोटा होगा क्योंकि Z3 तो यहीं आ गया, Z3 सबसे छोटा होगा। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो भाई करंट के बारे में बता दो जरा, चलो बात कर लेते हैं। अगर भाई इंपीडेंस सबसे ज्यादा हुआ तो करंट क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस, करंट उल्टा हो जाएगा। सही बात है? मतलब सर अगर आप फॉल्ट करंट की बात करो ना तो I ऑफ F1 का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा, I ऑफ F2 का मैग्नीट्यूड और भी कम, और I ऑफ F3 का मैग्नीट्यूड और भी कम। आपने एक वर्ड सुना होगा कि जनरेटर के टर्मिनल पे अगर फॉल्ट आ जाए ना तो वो सबसे डेंजरस होता है। रीजन समझ में आया? कि जहां पे सप्लायर है उसके जितने नजदीक फॉल्ट आता है ना उसकी फॉल्ट करंट उतनी ही ज्यादा हाई होती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर यहां फॉल्ट आ रहा है तो मान लो फॉल्ट करंट आपकी फ्लो हो रही है सपोज दैट 500 एम्पियर। यहां फॉल्ट आ रहा है तो मान लो आपकी फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है कितनी? मान लो 300 एम्पियर। यहां फॉल्ट आता है तो मान लो आपकी फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है सपोज दैट 200 एम्पियर। ठीक है, अलग अलग वैल्यू ले ली मैंने रेशियो के हिसाब से। ये ओके उल्टा कर दिया भाई, मैंने उल्टा कर दिया। I ऑफ F3 सबसे ज्यादा लेना है, ठीक है, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया बेटा। देखो दिस इज माई सपोज दैट ये मेरी 200 है,
ये मेरी 300 एम्पियर है और ये मेरी 500 एम्पियर है। अब क्लियर है? अब देखो क्या होना चाहिए। अब सपोज दैट फॉल्ट आ गया यहां पे, तो करंट कितनी जाएगी? 200 एम्पियर। इसके लिए यहां पे रिले कौन लगा हुआ है? ये रिले लगा हुआ है। तो इस रिले को ऑपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सही बात है। अब आप जानते हो कि जो रिले होता है ना, उसके ऑपरेट करने के लिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ओवर करंट रिले पढ़ा था ना, तो वहां पे जिस पॉइंट पे वो वर्क करता है उसको बोलते हैं पिकअप वैल्यू। क्या बोलते हैं? पिकअप वैल्यू या पिकअप करंट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ? अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो इसकी पिकअप करंट है I1, इसकी पिकअप करंट है I2, इसकी पिकअप करंट है I3। इसका क्या मतलब है कि सर अगर इसके लिए करंट पिकअप करंट से ज्यादा होगी तो ये ऑपरेट करना चाहिए। अब यहां पे फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आ गया, आपने बोला मान लो I ऑफ F1 की वैल्यू है 200 और ये फॉल्ट है, तो पिकअप की वैल्यू तो इससे कम ही होनी चाहिए ना, 190 199। सही बात है। इस करंट के लिए ये ऑपरेट करना चाहिए। क्लियर है? यहां पे बोलोगे आप कि इसके लिए मान लो फॉल्ट करंट आ गया 300, तो इसकी पिकअप करंट कितनी हो सकती है? 250 290। मतलब इसकी पिकअप करंट सबसे कम है, इसकी उससे ज्यादा है, इसकी उससे ज्यादा है। तो अब एक बात मुझे जरा ये बताओ कि अगर यहां पे फॉल्ट आ गया, यहां पे फॉल्ट आ गया, तो इस पूरे लाइन में करंट जाएगी 200 एम्पियर, तो क्या उसके लिए ये वाला रिले ऑपरेट कर सकता है क्या? अरे नहीं कर सकता सर, क्योंकि इसकी तो पिकअप करंट ही 200 से ज्यादा रहेगी। I ऑफ F2 देखो ना 300 एम्पियर के आसपास। समझ में आ गया? मतलब इससे ज्यादा हो सकती है इसकी पिकअप करंट। तो क्या इसमें कोई बैकअप प्रोटेक्शन दिख रहा है क्या आपको कि भाई इसने नहीं किया तो ये कर लेगा? देखो चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है भाई? अगर यहां फॉल्ट आता है तो मान लो करंट जा रही है 200 एम्पियर। मैंने बोला कि सपोज दैट इसकी पिकअप करंट है कितनी है, ये भी मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो ये है 190, ठीक है, ये 300 है, तो ये ले लेता हूं मैं मान लो 290। 290 से ऊपर करंट होगी तो ये ऑपरेट करेगा। इसकी ले लेता हूं मैं मान लो 490। अब बताओ फॉल्ट आ गया यहां पे, कौन सा रिले ऑपरेट करेगा? अगर 200 करंट एम्पियर जा रही है, ये नहीं कर पाएगा, 490 से छोटा है। 290 से छोटा है, ये भी नहीं करेगा। कौन करेगा? सिर्फ ये करेगा। एक ही रिले है जो ऑपरेट कर सकता है। क्या ये करेगा? नहीं। क्या ये करेगा? नहीं। बिकॉज क्यों सर? बैकअप है क्या इसमें कोई? ऐसा तो नहीं है ना कि इसने नहीं किया तो ये कर लेगा, ये कर लेगा। अगर इसने नहीं किया तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अगर फॉल्ट यहां आ रहा है, I ऑफ F2 300 एम्पियर जा रहा है, तो इधर से करंट जाएगी 300 के लिए, ये ऑपरेट कर सकता है। आगे तो करंट है ही नहीं, टूट के यहीं गिर गई है, तो ये ऑपरेट कर सकता है। क्या 300 पे ये ऑपरेट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सर इसमें बैकअप नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या इसमें क्या है? बैकअप नहीं है और टाइम का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो इसमें जो रिले यूज में लिया जाता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रिले। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि फॉल्ट आते ही तुरंत क्लियर करो, टाइम लगाना ही नहीं है। समझ में आ गया? खास बात नहीं है, बिल्कुल सही है। इसको हटा दो अब मैं, ओके, ये पूरा कॉपी कर लिया ना इसे, ओके। अब देखो तो इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या है? शायद करंट ग्रेडिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एक एडवांटेज है। अब एडवांटेज क्या है? ठीक है, कि इसमें जो रिले होता है वो इंस्टेंटेनियस रिले होता है, ठीक है ना, मतलब नो टाइम डिले। ठीक है भाई, यहां फॉल्ट आ गया, पता लग गया इसको ही ऑपरेट करना है, ये ऑपरेट नहीं करेंगे तो ये फटाक से ऑपरेट करेगा। यहां आ गया, पता है इससे इसके टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, इसी को ऑपरेट करना है तो ये फटाक से ऑपरेट करेगा। समझ में आ गया? तो यहां टाइम का कोई पंगा नहीं होता, फॉल्ट आते ही तुरंत क्लियर करने का काम किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? सर बैकअप नहीं है इसमें। समझ में आ गया? तो नो बैकअप प्रोटेक्शन। समझ में आ गई कहानी? इसमें बैकअप नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां हो जाएगा तो ये कर लेगा, या इससे नहीं होगा तो ये कर लेगा। इसमें बैकअप नहीं है। हाँ, इंस्टेंटेनियस है तो टाइम का कोई डिले नहीं है। अब देखो इन दोनों का आप कंपेयर करो ना तो बहुत जबरदस्त है। क्या है? जो इसका एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज है, और जो इसका एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज है। तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए? क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए? अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये इसके डिसएडवांटेज को खत्म कर देगा, ये इसके डिसएडवांटेज को खत्म कर देगा। परफेक्ट बन जाएगा कि नहीं बनेगा? सही बात है। तो ध्यान रखना, जब ट्रांसमिशन लाइन यूज में ली जाती है तो वहां पे दोनों तरह की ग्रेडिंग यूज में ली जाती है। टाइम ग्रेडिंग भी लेते हैं, करंट ग्रेडिंग भी लेते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज में लिया जाता है ताकि डिले भी ना हो और बैकअप प्रोटेक्शन भी बना रहे। दैट्स इट।
दैट इज योर ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा, अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा पीछे जाओ, वापस से रिवाइज करके थोड़ा ढंग से समझिए चीज़ों को। क्लियर है? आई होप मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश और नए धमाके के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।